नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आज जेई मेल के वीकली लाइव सेशन में। और बच्चों आज हम लोग लेकर आए हैं जेई एडवांस की प्रॉब्लम। आपको पता है कि हर वीक हम आते हैं, एक हफ्ते हम जेई मेन और एक हफ्ते जेई एडवांस की प्रॉब्लम का डिस्कशन सेशन लगाते हैं। और यहाँ पर हम हर वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उठाते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है जेई 2026 में, वो चाहे जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चल रही है बच्चों। और आज हम लोग जेई एडवांस के डिस्कशन सेशन के लिए फिर से लाइव हुए हैं। और आज हम लोगों ने इस सेशन में केमिस्ट्री के जेई एडवांस के लाइव सेशन में हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको पता है कि केमिस्ट्री में, अगर पूरी केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा बच्चों को बहुत परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा लेवल की प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। एंड उसमें से एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, एक है थर्मोडायनेमिक्स और एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एंडलेस स्कोप है प्रॉब्लम बनाने का, क्योंकि इस चैप्टर में अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कंबाइंड प्रॉब्लम्स बनाई जाती है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 ऐसे मज़ेदार चैप्टर हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिससे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। और स्पेशली जेई एडवांस में तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए भी जाते हैं और सवाल पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोग उसी सेशन को लेकर आए हैं जेई एडवांस के सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। जेई एडवांस की बेहतरीन सवाल जो पूछे जा सकते हैं या उससे मिलते जुलते जो सवाल पूछे जा सकते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर सवाल मल्टी कॉन्सेप्ट हो, जिससे कि पूरा चैप्टर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के थ्रू आपका कवर हो जाए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं बच्चों, आज के सेशन के स्टार्टिंग करते हैं। और इस सेशन के स्टार्टिंग में आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पहला सवाल आपके सामने लिखा है, पूरा बोर्ड भरा हुआ है, देख के ही डर लगता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपने सही से चीज़ों को पिक कर लिया तो सवाल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक एक करके सवाल देखेंगे और बेटा उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमारी निगाहों से छूट जाते हैं उनकी बारीकियों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? एक कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है, आप सभी को पता है कंडक्टिविटी सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.02 मोलर KCl, मतलब एक कंडक्टिविटी सेल है और इस सेल के अंदर KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है ना। KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी मोलरिटी, जिसकी कंसंट्रेशन दी है कितनी? 0.02। ये कंसंट्रेशन दी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम। इस सेल का जो रेजिस्टेंस है R, दैट इज व्हाट? 250 ओम। ये रेजिस्टेंस दे दिया है, राइट। When filled with 6 into 10 की पावर -5 मोलर NH4OH। अब यहाँ एक दूसरी कंडीशन बनाई गई कि उसी सेल में KCl की जगह पे NH4OH को भरा गया है ना। एक एक लाइन को पढ़िए, उसका ऑपरेशन करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा सवाल क्या पूछ रहा है। अब कह रहा है कि सेम सेल है बट उसके अंदर आप KCl की जगह पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिल कर रहे हैं, है ना। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिल कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 6 into 10 की पावर -5, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन है 6 into 10 की पावर -5। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ये है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 की पावर 5 ओम है, यानी कि यहाँ से R दिया है, R इज व्हाट? 10 की पावर 5 ओम। ओके, ये रेजिस्टेंस दिया है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर KCl इज 0.277। अच्छा, ये वाला जो KCl है इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया है 0.277, ये भी दे दिया है, ये डेटा आपके पास है। तो पूछ क्या रहा है? अच्छा, इसमें आगे द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज 73.4 एंड 198 into 10 की पावर -4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक और डेटा दिया है। क्या कह रहा है कि लेमडा नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अमोनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस दिया है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हाइड्रोक्साइड आयन का मोलर कंडक्टेंस, ये डेटा भी आपको सवाल में दिया है। और कितना है अमोनियम आयन का? आप देखिए तो अमोनियम आयन का जो है वो है 73.4, ये गिवन है 73.4 into 10 की पावर -4। और दूसरा हाइड्रोक्साइड का कितना दिया है? 198, दिस इज गिवन 198 into 10 की पावर -4। ये दो डेटा आपके पास है,
रिस्पेक्टिवली, मतलब जो जो दिया है वो सवाल में अपन ने लिख लिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अमोनियम और हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो चेक करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है, उससे हमें समझ में आएगा किस सवाल में हमें करना क्या है। सवाल क्या कह रहा है? पहला बोला द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 6 × 10⁻⁻⁴ मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मोर देन 0.3। यानी कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू 0.3 से ज़्यादा होगी। तो ये चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन सही है गलत है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले चारों ऑप्शन को बेटा चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हो सकता है वो तो हमें देखना पड़ेगा। एडवांस में चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, हर ऑप्शन को चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक वीक बेस है जो सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है NH4+ और OH- में। अगर टाइम t बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C ये 0 होगा। टाइम t बराबर t पर इसकी कंसंट्रेशन C - x, ये x और x होगा। और x बराबर हम C अल्फा लिख सकते हैं, तो C अल्फा एंड दिस इज C अल्फा होगा, है ना। और हमारा टारगेट है अल्फा निकालना। तो देखो अल्फा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फा निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक कि आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर ये बेस है तो आप इसका Kb लिखोगे। Kb कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। आप पूरी वैल्यू को रखोगे तो वैल्यू आएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। और अगर ये बहुत ही वीक है तो आप अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं। अल्फा लेस देन अगर आप 1 ले लेते हैं, अल्फा लेस देन 1, तो 1 - अल्फा 1 हो जाता, और इस तरह से अल्फा जो है √Kb/C आ जाता। अल्फा निकालने का एक तरीका तो ये होता है। ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका अल्फा निकालने का एक और तरीका होता है। अल्फा एक और तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे? मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलर कंडक्टेंस होगा एट कंसंट्रेशन C अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होगा, वो आप उसका रेशियो अगर ले लीजिए तो अल्फा बेटा यहां से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C हमें चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये दोनों चीजें पता है तो यहां से अल्फा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 बात है, अगर आप यहाँ से लेमडा m0 निकालो ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये कितना आ जाएगा? लेमडा नॉट NH4+ कोलराश ला यही कहता है, प्लस लेमडा नॉट OH- आयन, है ना, ये वैल्यू। और ये वैल्यू सवाल में दी है, आप देखो यहाँ से लेमडा नॉट NH4+ ये है और लेमडा नॉट OH- आपका ये है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट इज 198 एंड 73.4, है ना। तो यहाँ से ये क्या है? 73.4 और ये है 198 इंटू 10⁻⁻⁴। आपकी वैल्यू ये आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो तो आपको फाइनली यहाँ से लेमडा m0 आसानी से मिल सकता है। और कितना हो जाएगा लेमडा m0? यहाँ से आप देखिए 4 होगा, ये पॉइंट हो गया, ये 8 3 11 11 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे बचता है 1, तो 9 1 10 7 17 हो गया, और 1 1 2 271.4 आएगा इंटू वॉट 10⁻⁻⁴। और अब आपको फाइनल वैल्यू मिल गई। दिस इज व्हाट 271.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। तो ये चीज आपको पता चल गई। यहाँ से एक चीज आपको ये पता चल गई। अब अगर मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C आ जाए तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए लेमडा MC निकालते हैं। अब आपको मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C चाहिए, तो अब आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, ये फार्मूला होता है K × 1000 अपॉन मोलरिटी। यहाँ पे मोलरिटी की यूनिट होती मोल पर लीटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मोल पर लीटर होती है। लेकिन आप सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ज्यादा तिरछे वैल्यू जो दी है, अगर आप ध्यान से देखिए तो वैल्यू किस में दे रही है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये मोलरिटी दी है। ये देखो, इधर देखो, ये जो कंडक्टेंस दिया है वो S मीटर इनवर्स में दिया है। यूनिट को ध्यान से देखो, ये मीटर इनवर्स है। यहाँ देखो S मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, मतलब यूनिट में मीटर यूज किया गया है, लीटर यूज नहीं हुआ है। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, इसको समझिएगा कि अगर यूनिट में जब मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है तो फार्मूला ये होता है, लेकिन अगर मोल पर मीटर क्यूब करना है, मोलर लीटर को मीटर बनाना है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सवाल का। तो ये K × 1/1000 m हो जाता है बेटा। ये तब हो जाता है जब मोलरिटी को हम मोल
पर मीटर क्यूब लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिट सब कुछ मीटर में दी है, तो आपको मोलरिटी को मोल पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो ये सब कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इस कन्वर्जन के बाद आप फाइनली सॉल्व करोगे, तो अगर मोलरिटी मीटर क्यूब में दी है तो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C का बेटा फार्मूला ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहां से वैल्यू रखना, अब आप देखना ध्यान से। तो लेमडा MC बराबर K का फार्मूला, K क्या होता है? G L/A, सेल कांस्टेंट होता है, इंटू 1/1000 इंटू M। यहां से G की वैल्यू देखो, G कितना होता है? 1/R इंटू L/A क्या होता है? सेल कांस्टेंट, ये आ गया, इंटू यहां से 1/1000 M, है ना, ये आएगा। अब आपको ये सारी वैल्यू रखनी है, तो 1/R पे आ जाओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया है ना, देखो कितना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का रेजिस्टेंस 10⁵ है, यानी कि ये 1/10⁵ है। L/A क्या होगा? सेल कांस्टेंट, वो वैल्यू नहीं दी है। अच्छा, ये भी हमें पता है, मोलरिटी सोल्यूशन की पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, बट L/A क्या है ये नहीं पता। तो L/A को निकालने के लिए आपके पास बेटा ये वाला सेल का डेटा है, क्योंकि आप समझिए मेरी बात, क्या है कि सेल अगर सेम है तो L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं, और अगर कंडक्टिविटी सेल सेम है तो उसका सेल कांस्टेंट सेम रहता है। जहां पे L क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होती है, और A क्या होता है? डिप्ड इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। मतलब जैसे सपोज यहां पर अगर हम उस फिगर को ड्रॉ करें तो जैसे ये होता है, तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सोल्यूशन में डिप्ड है ऐसे, ये तो A क्या होता है? ये सोल्यूशन यहां तक भरा हुआ है, तो A है इसका एरिया, और L क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस। तो L/A क्या होता है? सेल कांस्टेंट, और ये किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स होता है, दिस इज L/A, और ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो बेटा हमें L/A को यहाँ, क्योंकि जो L/A इसका होगा वही L/A इसका भी होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल तो सेम है, यानी कि आप यहाँ से L/A निकालोगे किसका? KCl का। तो इसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे K दिया है, तो यहाँ से एक फार्मूला लगा सकते हो, K बराबर G L/A, ये आ जाएगा। G को लिख सकते हो 1/R L/A, तो यहां से तुम्हें L/A की वैल्यू पता चल जाएगी। L/A कितना आ जाएगा? यहां से देखो तो K इंटू R आएगा, है ना। अच्छा, K की वैल्यू कितनी दी है? जैसे 0.277, और बेटा R कितना दिया है? 250। आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट वैल्यू पता चल जाएगी बेटा। और यहां से आपको ये वैल्यू जैसे ही पता चलेगी तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी? दिस इज व्हाट 69.25, ये वैल्यू आपकी ये आएगी। दिस इज L/A। लेंथ मीटर में, A मीटर स्क्वायर में, तो ये मीटर इनवर्स आएगा, यानी कि ये वैल्यू 69.25 आएगी। यहां से L/A पता चल जाएगा, और जो L/A इसका होगा वही L/A इसका भी होगा। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, दिस इज व्हाट 69.25, ये आ गया, इंटू 1/1000। और इस सोल्यूशन की मोलरिटी देख लेते हैं। मोलरिटी कितनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की? 6 × 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज व्हाट 6 × 10⁻⁻5, ये आ गया। आपको यही पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करना है। आप यहां से देखो तो ये और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करोगे, वैल्यू कितनी बचेगी? यहां से इसको सॉल्व कर लो। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करने पे ये आएगी 1.154 × 10⁻⁻2 अप्रॉक्सीमेटली ये आएगी, और ये आएगा मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। लेमडा MC आ गया। तो देखो लेमडा MC आपका ये आ गया, ठीक है, और लेमडा M0 आपका ये है। अब दोनों का रेशियो ले लो, आप दोनों का रेशियो क्लास करो तो अल्फा आ जाएगा। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये वैल्यू भी पता और ये वैल्यू भी पता है, तो अब यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या? ये आ रहा है लेमडा MC अपॉन लेमडा M0। ये वैल्यू कितनी आ रही? 1.154 × 10⁻⁻2, ये आ रहा है। और लेमडा M0 कितना है? यहाँ से 271.4 × 10⁻⁻4, तो ये है 271.4 × 10⁻⁻4। आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, और फाइनली ये एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो बच्चे यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके देखना, लगभग ये वैल्यू 0.42 आएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.42, परसेंटेज निकालोगे तो 42% आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 से ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन प्रूव हो गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 से ज्यादा है, और डेफिनेटली आ रहा है ज्यादा क्योंकि 0.42 है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 6 × 10⁻⁻4 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मोर देन 0.3। इसका मतलब है कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो पीओएच है इस सोल्यूशन का वो 11.2 है, मतलब आपको पीओएच निकालना
है ना। तो चलो देखते हैं दूसरा पॉइंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीओएच निकालना है। तो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में दो पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, NH4+ में और OH- में। अगर इसकी कंसंट्रेशन टाइम t बराबर 0 पर हमने C ली है, ये 0 0, तो बेटा टाइम t बराबर t पर ये कितना होगा, C - C अल्फा, ये होगा C अल्फा और ये होगा C अल्फा। तो यहाँ से बेटा OH- कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, C अल्फा। अल्फा आप निकाल चुके हो, C आपको पता है, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना 6 × 10⁻⁵। तो यहाँ से ये C 6 × 10⁻⁵, और यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, दैट इज 0.42। वैल्यू आपकी ये आ रही है ना। तो OH- कंसंट्रेशन आपकी बेटा ये आ रही है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इस वैल्यू को आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, देखो 6 2 12 आ जाएगा, 6 4 24 एंड 25, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो 2.52 × 10⁻⁵ ये आ गया। तो अगर आप यहां से pH निकालना है तो माइनस log OH करना पड़ेगा। तो इसका भी लॉग ले लो, इसका लॉग लोगे तो ये आएगा -log 2.52 -log 10⁻⁵। इसको सॉल्व करो आप तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज व्हाट 5 - log 2.52 यार है। एंड डेफिनेटली अगर आप देखो तो ये वैल्यू 5 से कम आएगी, यानी कि जो पीओएच है दैट इज 5 से कम, क्योंकि -log OH क्या है, दैट इज पीओएच। तो यहां से जो पीओएच है वो 5 से कम आ रहा है। और ये ऑप्शन क्या कह रहा है जरा देखते हैं, बोला है कि जो पीओएच है वो 11.2 है, तो डेफिनेटली ये गलत है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो पीओएच जो है वो 11.2 नहीं होगा, क्योंकि पीओएच 5 से कम आ रहा है। नाउ थर्ड ऑप्शन, बोला सेल कांस्टेंट 69.25 मीटर इनवर्स है। देखना पड़ेगा कि L/A आ कितना रहा है। तो डेफिनेटली ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया था, देखो L/A 69.25 ही आ रहा है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 6 × 10⁻⁵ मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज 115 × 10⁻⁴। इसकी मोलर कंडक्टिविटी 115 × 10⁻⁴, ये भी सॉल्व कर लिया। यहां से देखो ये याद तो रहा है, जो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C है वो कितना आ रहा है 1.154 × 10⁻⁻²। तो इसको लिख सकते हो ना आप यहाँ से 115.4 × 10⁻⁴। इसका मतलब एक सॉल्व किया, सारे ऑप्शन सही हो गए। और यही एडवांस का सवाल होता है कि कोई एक चीज आपको पकड़नी होती है और उसके थ्रू आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो बेटा अप्रोच सही रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि पहला ऑप्शन हो सकता है कि लेंथी लगे, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन उसी से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन जो मोलर कंडक्टेंस है वो 115.4 × 10⁻⁴ आ रहा है। और यहाँ पे पूछ भी रही है कि इतना ही होगा, तो इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। दैट मीन्स ये कि ये जो सवाल है इसके ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो आप देखो कितना बढ़िया सवाल बना। एक तो इसमें इक्विलिब्रियम की बात आ रही, सेल की बात आ रही है, सेल कांस्टेंट की बात आ रही है, और सुनो मोलर कंडक्टेंस का एक फार्मूला यहां पे आया कि जब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ना देकर मोल पर मीटर क्यूब में हो तो आप क्या करोगे। तो ये जो फार्मूला मैंने यूज किया था कि जब कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब में होती है तो फार्मूला बेटा ये होता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सवाल को जब भी आप लगाएं तो इस चीज को आप ध्यान रखें। और इस तरह से बड़ा अच्छा सा एक सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आया, जहाँ पे कोलराश का ला भी लग गया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी सेल का कॉन्सेप्ट आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया, तो ये सारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। तो एक काफ़ी अच्छा सा सवाल है जो जनरेट हुआ है। तो ये था पहला सवाल बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सवाल था। और अब मैं आपको ले चलता हूं बच्चे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल अब आपके सामने ये है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। पहले पढ़ते हैं सवाल, फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन इज गिवन, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक रिएक्शन दी है, इसमें अगर आप देखिए तो इसमें क्या हो रहा है कि एक टेबल दी है जिसमें सेल डायग्राम दिया है, उसका रिस्पेक्टिव ईएमएफ दिया है, और एनोड की तरफ उसका पीएच दिया है। मतलब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, सारी सेल रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखिए तो लगभग एक ही तरह से है, बट क्या बदल रहा है, यहाँ पे एसिड है Ha, यहाँ पे एसिड है Hb, यहाँ पे एसिड है Hc, और यहाँ पे एसिड है Hd। राइट साइड में सिल्वर ही है। मतलब एक बेसिक सा मैं आपको समझाता हूँ। एक अगर देखा जाए तो ये जैसे पहली रिएक्शन लिखी प्लैटिनम H2 है ना, फिर इससे यहाँ पे एसिड दिया है Ha, ठीक, यहाँ पे इसका प्रेशर 1 बार दिया है, और जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन 0.1 m दी है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर Ag+ है, Ag+ से क्या बन रहा है, यहाँ पे Ag बन रहा है। ये यहाँ पर Ag+ की कंसंट्रेशन भी दी है 0.1,
0.1 m। और अब इस सेल के रिगार्डिंग इसका EMF x1 दिया है और pH ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। अब आप देखो सेल में जो लेफ्ट साइड होता है वो एनोड होता है और इस डायग्राम में जो राइट साइड है वो कैथोड होता है ना। कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी क्योंकि ये कन्वेंशन होता है कि जब भी हम सेल डायग्राम लिखें तो लेफ्ट साइड में हम एनोड लिखते हैं, राइट साइड में हम कैथोड लिखते हैं। तो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। ये आपके सामने एक रिएक्शन दिख रही है। अब इसमें आप देखो कि इसका pH है ना, यहाँ पे दो चीजें बोला गया। इस पूरे सेल का जो EMF है वो x1 है और इसका रिस्पेक्टिव जो pH है वो x2 है ना। ये सिमिलरली इस वाले का यहाँ एसिड बदल गया, यहाँ एसिड HB है और ये वीक एसिड है, HB है ना। एसिड यहाँ पर है जो HB है और यहाँ पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो अगर आप देखो तो ये चीज बिल्कुल सेम है, बस ये बदल रहा है, एसिड बदल रहा है। और इसमें देखो इसका EMF Y1 है, इसका pH Y2 है, इसका EMF Z1 है, इसका pH Z2 है और इसका EMF Q1 है और इसका pH Q2 है। तो ये डेटा दिया है। अब इसमें क्या कह रहा है, HA, HB, HC एंड HD आर वीक मोनोबेसिक एसिड। बोला है कि ये वीक एसिड है, मतलब ये स्ट्रांग एसिड नहीं है, मतलब ये 100% बेटा डिसोसिएट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है तो H+ की भी कंसंट्रेशन 0.1 होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरी बात समझिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन 0.1 तब हो सकती थी जब 100% डिसोसिएट होता था। भाई जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास एसिड है HA, अब कोई एसिड अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो ये पूरा टूट जाएगा। तो अगर ये स्ट्रांग होता तो ये C0 तो ये बाद में 0 ये C और C हो जाता। ये तब होता जब एसिड स्ट्रांग होता, लेकिन अगर ये वीक है तो टाइम t पर ये C माइनस C अल्फा होगा, H+ कंसंट्रेशन C अल्फा और ये C अल्फा आएगा, H+ कंसंट्रेशन C अल्फा आएगा एंड डेफिनेटली वो C से कम होगा क्योंकि अल्फा लेस देन 1 होता है अगर एसिड वीक है। तो ये सब चीज समझना पड़ेगा। एसिड वीक है, H+ कंसंट्रेशन जो है वो एग्जैक्टली C नहीं होगी, मतलब 0.1 नहीं होगी, है ना। इसके अलावा एक और बात बोला, द pH ऑर्डर ऑफ इज x2, Z2, Q2 एंड Y2। अच्छा pH का ऑर्डर दे दिया है, ये ऑर्डर देखिए इंपॉर्टेंट है। pH का ऑर्डर है x2, Z2, Q2 एंड Y2, यानी कि सबसे ज्यादा जो pH है वो यहाँ है। यहां से देखिए यहाँ pH सबसे ज्यादा है तो यहाँ H+ कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, है ना। यहाँ पे जो pH है वो सबसे ज्यादा है और Y2 में pH सबसे कम है तो Y2 कौन सा ये, तो यहाँ pH सबसे कम है। तो pH के बारे में बात कर रहा है कि एक जगह pH ज्यादा है, एक जगह pH कम, उसका ऑर्डर दे दिया है। तो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ EMF। तो ये जो चारों सेल हैं इनके EMF का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब X1, Y1, Z1 और Q1 इनका आपस में कंपैरिजन कराया गया कि क्या होना चाहिए कॉमन ऑर्डर, है ना। तो हम सबसे पहले क्या है कि pH दिया है, EMF कंपेयर करना है, तो हमें एक कॉमन नर्स्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बेटा बनानी पड़ेगी। उसी जनरलाइज्ड इक्वेशन से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। तो हम कोई एक बेसिक इक्वेशन ले लेते हैं और उसी तरह की इक्वेशन सब में काम करेगी, है ना, क्योंकि सब में केवल एसिड ही तो बदल रहा है ना। एक में NiOH है, एक में B है, एक में C है, एक में D, बाकी H+ तो कॉमन है सब में। और एसिड का स्ट्रेंथ भी दे दिया है कि कौन एसिड वीक है, कौन एसिड स्ट्रांग है। भाई आप देखो यहाँ पे Y2 इसका pH मिनिमम है, ध्यान से देखो इसका pH मिनिमम है। अगर pH मिनिमम है तो ये वाला एसिड सबसे स्ट्रांग होगा, है ना, एसिड सबसे स्ट्रांग होगा ये, क्योंकि जिसका pH सबसे कम वो एसिड उतना ही स्ट्रांग, जिसका pH जितना ज्यादा वो सोल्यूशन उतना ही बेसिक होता है और उतना ही कम एसिडिक होता है। तो पहले हम एक एक्सप्रेशन बना ले, फिर इन सारे डेटा का यूज करेंगे। तो एक जनरलाइज इक्वेशन बनाते हैं। तो आपके पास एक कॉमन बात कर रहा है कि जो H2 है ना, H2 है, इधर क्या है, यहां से देखो H2 से क्या है HA, फिर यहाँ पे क्या है Ag+ है और Ag+ से क्या है Ag, है ना। तो अगर आप इसका एक सेल रिएक्शन लिखो बेटा, तो सेल रिएक्शन बेसिक क्या लिखोगे, H2 से H+ बन रहा है तो H2 से ट्वाइस H+ हुआ, ये रिएक्शन हो गई एनोड वाली, है ना, दिस इज एट एनोड, है ना, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर अगर देखो तो Ag+ से Ag बन रहा है तो Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बना रहा होगा। ओवरऑल अगर आप सेल रिएक्शन देखो तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन H2 प्लस यहाँ से ट्वाइस Ag+ और इधर बचेगा क्या, ट्वाइस H+ प्लस यहाँ से बनेगा Ag। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो इसके लिए आप नर्स्ड इक्वेशन लिखो। अगर आप नर्स्ड इक्वेशन लिखते हो तो ई सेल बराबर यहाँ से E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n, यहाँ से क्या होता है log Q,
दिस इज व्हाट log Q, है ना। अब आप यहां से इसको सॉल्व करो तो यहां से E नॉट सेल माइनस 0.059 है ना बेटा, n इज व्हाट, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टनर है, 2 log Q, Q को सॉल्व करो तो ये तो सॉलिड है, सॉलिड लेना नहीं है ना, सॉलिड लेना नहीं, और हाइड्रोजन है, ये गैस है, और गैस का प्रेशर 1 दिया है सवाल में, देखो यहाँ पे गैस का प्रेशर 1 बार सब में दिया है, 1 बार ही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो H प्लस का स्क्वायर, इधर से बचेगा H प्लस का स्क्वायर और इधर से बचेगा Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो बचेगा केवल ये स्क्वायर है, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से पहले ले सकते हो। जब आप पहले लोगे तो वैल्यू क्या बचेगी, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो बचा क्या, लॉग H प्लस का स्क्वायर, सॉरी H प्लस अपॉन यहाँ से क्या बचेगा, Ag प्लस। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करिए। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए जो ई नॉट सेल वैल्यू कितनी बचेगी, ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस आप 0.059 को बाहर ही रखिए, तो अंदर माइनस को ले जाइए तो माइनस ऑफ लॉग H हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस ये लॉग Ag प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं pH के फॉर्म में इक्वेशन को लाना चाहता हूं क्योंकि डेटा में pH दिया है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। तो यहां से ये फार्मूला क्या बना, दिस इज व्हाट ई नॉट सेल प्लस 0.059 माइनस ऑफ लॉग H क्या हो जाएगा, दैट इज द pH। तो डायरेक्ट ये फार्मूला क्या हो गया, pH प्लस लॉग Ag प्लस, अच्छा Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 दी है सवाल में, देख लीजिए Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 यानी कि 10 की पावर -1 है। तो यू कैन सॉल्व टू दिस, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो फाइनल ये बचेगा ई नॉट सेल प्लस 0.059 है ना, और यहां से क्या होगा pH -1। बेसिकली डेटा आपके पास पूरा ये है, pH का टर्म ये है, और ये पूरा वैल्यू कितना है ई सेल का, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, ई सेल का वैल्यू आपका ये कॉमन एक्सप्रेशन बना। अब इस एक्सप्रेशन से क्या दिख रहा है आपको, इस एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि pH जितना ज्यादा होगा ई सेल उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां से दिख रहा है कि जैसे जैसे pH बढ़ेगा ई सेल भी बढ़ेगा, है ना, ई सेल इंक्रीज करेगा। तो यहां से तुमको मिल गया ना कि जिसका pH जितना ज्यादा होगा उसका ई सेल उतना ज्यादा होगा, और pH बढ़ेगा तो H प्लस कंसंट्रेशन घटेगी, ये भी बात है, इसको भी ले सकते हो आप। pH बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ेगा, और pH बढ़ेगा तो H प्लस कंसंट्रेशन घटेगी। इसका मतलब जिसका pH मैक्सिमम होगा उसका ई सेल भी मैक्सिमम होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि pH किसका मैक्सिमम है, तो चलो देखते हैं। ध्यान से देखो, pH सबसे ज्यादा X2 है, मतलब ये वाला, तो जिसका pH मैक्सिमम होगा उसका ई सेल भी मैक्सिमम है, इसका मतलब X1 मैक्सिमम होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसका pH मैक्सिमम उसका ई सेल भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ ये pH X2 इज अ मैक्सिमम, तो X1 ही सबसे ज्यादा आएगा। इसका मतलब ई सेल की बात करें तो ई सेल सबसे ज्यादा आएगा X1, ये। फिर उसके बाद pH किसका है, यहाँ पे देखो, इस केस में आप देखो, फिर आ रहा है Z2, मतलब ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि X1 के बाद क्या आएगा, Z1 आएगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, Q2, मतलब इसके बाद फिर क्या आएगा, Q1 आएगा, और Q1 के बाद क्या आएगा, यहां से देखो Y2, सबसे कम pH इसका है तो ई सेल भी सबसे कम इसका होगा, यानी कि दैट इज व्हाट Y1। तो यहां से ये एक ऑर्डर मिल गया, तो ई सेल का ऑर्डर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि जिसका pH मैक्सिमम है उसी का ई सेल मैक्सिमम होगा। इक्वेशन से पता चल गया। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है वो तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ EMF, तो ऑर्डर ऑफ EMF ये होगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ EMF, ये गलत हो गया क्योंकि करेक्ट ऑर्डर तो बेटा फर्स्ट आ रहा है। इज इट क्लियर? तो आपको मिल गया कि पहला ऑप्शन तो बेटा करेक्ट है। अब आते हैं कि पहले और दूसरे में पहला सही है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट K होता है, K किसका ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, है ना, या K किसका ज्यादा होगा। अब आप ध्यान से देखो, जैसे कोई भी एसिड ले लो, है ना, K की बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि आपने कोई भी एसिड लिया HA, अब अगर ये एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, ये आया। अगर आप इसका K का एक्सप्रेशन लिखते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो यहां से K किस जो दिख रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो H प्लस के प्रोपोर्शनल है, यानी कि H प्लस जिसका ज्यादा उसका K ज्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, और जिसका H प्लस ज्यादा उसका pH क्या होगा, उसका pH उतना ही कम होगा। तो जिसका pH मिनिमम होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैक्सिमम होगा, ये पता चल गया। तो ये भी बात pH से निकाला जा, जिसका pH
मिनिमम उसका K मैक्सिमम, जिसका pH मैक्सिमम उसका K मिनिमम, उल्टा है। तो चलो देखते हैं यहां से। अब आपको दिख रहा था अभी ना, यहां से देखो, यहां से देखो, pH किसका मैक्सिमम है? pH X2 का मैक्सिमम है। X2 मतलब कौन है? X2 कौन है? ये मैक्सिमम है, देखो ये मैक्सिमम है। अब अगर इसका pH मैक्सिमम है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट तो मिनिमम आएगा, यानी कि HA का डिसोसिएशन कांस्टेंट मिनिमम होगा। बेटा यहां तो मैक्सिमम दिया है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि HA का डिसोसिएशन कांस्टेंट तो मिनिमम आएगा। और यहां देखो HA का डिसोसिएशन कांस्टेंट मिनिमम है, और जिसका pH मिनिमम उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैक्सिमम। अब pH मिनिमम कौन सा है? देखो Y2, ये दिख रहा है Y2 मतलब ये, इसका pH मिनिमम है तो इसका K मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब है कि HB का मैक्सिमम होगा। तो यही ऑप्शन तो हुआ, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। जो HB है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैक्सिमम होगा और HA का डिसोसिएशन कांस्टेंट मिनिमम होगा। तो देखो कितने बढ़िया से एक सवाल को फ्रेम किया गया है ना। तो यही है एडवांस, मतलब चीजों को की ब्यूटी देखो कि एक चीज, मतलब सवाल में pH भी इंक्लूड हो रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्लूड हो रहा है, नर्स्ट इक्वेशन भी इंक्लूड हो रही है। सो ये क्वेश्चन की ब्यूटी है कि कैसे आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, उसका फील समझो। तो अब आपको पता चल गया कि इसके दो ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा बेटा? फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ नर्स्ट इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, pH वैल्यू, तो ये सारी चीज बच्चे अच्छे से यूज हुई है और उसको लेकर ये क्वेश्चन बना है बेटा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, और अब हम ले चलते हैं आपको बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये भी सेल का एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है सेल। और जैसे जैसे कहे वैसे वैसे आप लिखते चलो सवाल को, है ना, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपको समझ में क्लैरिटी आती जाती है कि हो क्या रहा है ना। ध्यान से देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि व्हेन 20.22 ग्राम ऑफ SnCl2, ध्यान से समझिएगा, बोला SnCl2 है और SnCl2 का टोटल वेट दिया W टोटल, और ये टोटल वेट कितना दिया है? 20.22 ग्राम। दिस इज द टोटल वेट ऑफ SnCl2। तो क्या कह रहा है कि व्हेन 20.22 ग्राम ऑफ SnCl2, मतलब SnCl2 का वेट ये है, इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर सम टाइम। बोला इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई आपने, डेफिनेटली आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एक कंटेनर लोगे, इसके अंदर SnCl2 है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक आपका कैथोड होगा और एक आपका एनोड। देखो एक एक लाइन को पिक्चराइज करते जाओ, आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, ठीक है। 1.428 ग्राम Sn इज डिपॉजिट एट कैथोड। अब बोला जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो इस कैथोड पर Sn गया, है ना, और इस Sn का वेट कितना है? दैट इज व्हाट 1.428, ये डिपॉजिट हुआ, है ना, एट कैथोड एंड नो सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। और बोल रहा है कि किसी सब्सटेंस का कोई लॉस नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर Sn इधर गया तो क्या बचा? क्लोराइड। अब क्लोराइड अगर होता तो वो यहां जाता और वो गैस के फॉर्म में रिलीज होकर बाहर निकल जाता, Cl-Cl2 बनाता और वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता। तो अगर वो गैस के फॉर्म में रिलीज होता तो वो सब्सटेंस का लॉस हो जाता। बोला नो सब्सटेंस लॉस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो। बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है बेटा तो किसी भी सब्सटेंस का लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब जो Cl- है वो Cl2 बन के नहीं निकला, वरना Cl2 एटमॉस्फेयर में चला जाता और लॉस हो जाता। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ SnCl2 टू दैट ऑफ SnCl4 आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब है यहां एक नई कहानी और जोड़ दी गई कि SnCl2 तो है लेकिन इसमें SnCl4 भी बन रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हुआ क्या होगा? अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ होगा कि जो SnCl2 है इससे बना होगा Sn + 2Cl-, ठीक है। जो Sn बना उसका कितना वेट बना ये सवाल कह रहा है, कितना? 1.428, इसका वेट इतना बना। लेकिन जो क्लोराइड है वो Cl2 नहीं बनाया, Cl2 के फॉर्म में रिलीज नहीं हुआ वरना लॉस हो जाता। तो इस क्लोराइड ने फिर किया क्या होगा? ये भाई Cl- सोल्यूशन में है और वो Cl2 बना नहीं रहा, तो क्या किया होगा? तो सोल्यूशन में जो SnCl2 है उसी से फिर से रिएक्ट कर लिया होगा। इसका मतलब कि जो Cl- है इसने क्या हुआ, सोल्यूशन में जो बचा हुआ SnCl2 है उससे रिएक्ट कर लिया होगा और उससे रिएक्ट करके SnCl4 बना लिया होगा। इसीलिए बात कर रहा है कि जो SnCl4 बन रहा है उसका कितना वेट है, वेट रेशियो की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि पूरा प्रोसेस बेटा कुछ इस तरह से चल रहा होगा, है ना।
तो इसका मतलब है कि जो SnCl2 है वो 2 पार्ट में जा रहा है। ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छी है। SnCl2 का कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, तो सम कन्वर्टेड इनटू, कुछ अमाउंट तो Sn बना ले रहा है 10, कितना 1.428 ग्राम, कुछ अमाउंट तो 10 बन जा रहा है, ठीक है। दूसरा, कुछ अमाउंट इसका सम अमाउंट फर्दर, ये कुछ अमाउंट ऐसा है जो फर्दर कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, कन्वर्टेड इनटू SnCl4, कुछ अमाउंट SnCl4 में कन्वर्ट हो गया, ये जो यहां दिख रहा है, क्योंकि Cl माइनस कुछ SnCl2 से रिएक्ट करके SnCl4 बना रहा होगा। तो अगर ये वाला वेट W1 है जो Sn में कन्वर्ट हो रहा है और SnCl2 का कुछ वेट SnCl4 बना ले रहा है, तो ये वाला SnCl2 का वो वेट है जो SnCl4 बन रहा है, तो दैट इज अ W2, ये वेट आ गया, समझ में आया। तो टोटल SnCl2 का लॉस कितना हुआ, W1 से ये बन रहा है, W2 से ये बन रहा है, तो बचा हुआ जो SnCl2 वो होगा कितना, रेस्ट बचेगा कितना, तो बेटा रेस्ट SnCl2 बचेगा, टोटल वेट कितना था, ध्यान से देखो, टोटल वेट है 20.22, तो 20.22 से आपको ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि W1 अमाउंट Sn में कन्वर्ट हो जा रहा है और W2 अमाउंट SnCl2 का SnCl4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि ये आप घटा दोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा बेटा कि कितना SnCl2 अब बचा है, फाइनली कितना बचा, ये पता चल जाएगा। दूसरा, SnCl4 बना कितना वो निकाल लें, तो सवाल पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ SnCl2 टू दैट ऑफ SnCl4, मतलब कितना SnCl2 बचा उसका मास और कितना SnCl4 बना उसके मास का रेशियो निकालना है। तो कुल मिला के पूरे सवाल की बेटा थीम ये है, तो आई होप कि ये थीम आप समझ गए होंगे। इज इट क्लियर? तो चलो देखते हैं। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन लगाएं, ग्राम इक्विवेलेंस रिलेशन, और उस रिलेशन के थ्रू प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो Sn बना कितना, ध्यान से देखना बेटा। अब इसको मैं अगले पेज पे ले चलता हूं जिससे कि थोड़ा आपके लिए कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाए। तो चलो देखते हैं। SnCl2 है, पहले ये किसमें कन्वर्ट हुआ, Sn में प्लस 2Cl माइनस में, फिर ये वाले Cl माइनस ने कुछ और SnCl2 से रिएक्ट किया और इसने SnCl4 बना लिया, ठीक है। ये अब आप देखो जो Sn बना वो कितना बना, 1.428, तो इसका जो वेट बच रहा है, ये इसका वेट है 1.428 और इसका मोलर मास भी दिया है 119। तो आप यहां से इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा इसका वेट कितना है, दैट इज 1.428 और इसका इक्विवेलेंट वेट Sn का कितना होगा, भाई SnCl2 से Sn बना है तो n फैक्टर कितने का है, ये +2 से 0 आ रहा है, n फैक्टर 2 का है। और इसका इक्विवेलेंट वेट इसका मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास कितना है 119, तो ये 119 अपॉन n फैक्टर 2 का, ये है इसका ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से सुनिएगा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट ये आ गए, ठीक है। तो SnCl2 का इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट, भाई आपको ग्राम इक्विवेलेंट रिलेशन क्या कहता है कि अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसका 1 बनेगा और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 से रिएक्ट करेगा और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका 1 बनाएगा। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट रिलेशन कहता ही ये है कि सभी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। जितना इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही इसका ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा, उतना ही इसका बनेगा, उतना ही इससे रिएक्ट करेगा और उतना ही ये बनेगा। सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो मुझे इसका ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया, तो इसका कितना रिएक्ट किया होगा वो निकाला जा सकता है क्योंकि ये दोनों ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो इसका वो अमाउंट जो Sn में कन्वर्ट हो रहा है वो W1 है, ये W1 है जो SN1 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और SnCl2 का इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मोलर मास SnCl2 का अपॉन इसका n फैक्टर, तो यहां से W1 मतलब ये वो वेट है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है Sn में, इतना SnCl2 Sn में कन्वर्ट होगा तो ये है W1। और इसका मोलर मास देखो, Sn का 119, क्लोरीन का 71, यानी कि ये टोटल वैल्यू 190। तो दिस इज व्हाट 190 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 2, ये आ गया। अब सुनना ध्यान से, फिर इसके बाद सुनो, कुछ SnCl2 इससे रिएक्ट करेगा और वो SnCl4 बनाएगा। तो कुछ अमाउंट जो है SnCl2 का टोटल अमाउंट में से W1 अमाउंट इसमें कन्वर्ट हुआ एंड W2 अमाउंट जो है वो इससे रिएक्ट करके SnCl4 बनाएगा।
तो यहां कितना रिएक्ट किया वो भी निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना, इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट SnCl2 का। यहां पे एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज सेम, दिस इज व्हाट W2 अपॉन यहां से दिस इज व्हाट 190 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है। तो आप देखो ये दोनों ही वेट बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब W1 और W2 बराबर ही है। आप इस इक्वेशन को अब एक बार क्या करो, इसको और इसको रिलेट कर लो, इस वाले को इस वाले से रिलेट कर लो, सॉल्व करोगे तो W1 आ जाएगा। W1 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। W1 कितना हो जाएगा, 190 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, W1, और ये टेंटेटिव सॉल्व करने पर आएगा 2.28 ग्राम। एंड सिमिलरली अगर आप इसको और इसको रिलेट करोगे, मतलब इसको और इसको, तो यहां से W2 आ जाएगा और ये भी सेम आएगा 2.28 ग्राम। इसका मतलब है कि SnCl2 का 2.28 ग्राम Sn में कन्वर्ट हुआ और फिर Cl माइनस ने SnCl2 से रिएक्ट किया, SnCl4 बनाया, और कितना वेट SnCl2 का रिएक्ट किया, 2.28। यानी कि SnCl2 का टोटल कितना वेट है जो कंज्यूम हो गया, कुछ Sn में कन्वर्ट हो गया, कुछ SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। तो यहां भी 2.28, यहां भी 2.28, यानी कि कितना 4.56 ग्राम, यानी कि ये SnCl2 का वो वेट है जो खत्म हो गया, कुछ Sn में कन्वर्ट हो गया और कुछ SnCl4 में। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यह है कि SnCl4 बना कितना, तो चलो इसका भी देख लेते हैं। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना, इसका वेट W3 मान लो, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अच्छा बेटा एन फैक्टर तो इसका भी 2 ही होगा, क्योंकि SnCl2 से SnCl4 बन रहा, चेंज तो 2 का ही आ रहा है, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन ही चल रही, तो एन फैक्टर इसका भी 2 है। तो इसका वेट, अच्छा इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट सब बराबर होगा। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वही होगा जो ये है, दोनों ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर ही होंगे। ये कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट 1.428 डिवाइडेड बाई 119 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से इसका W3 वेट, इसका मोलर मास निकाल लो Sn 119, और ये कितना आ जाएगा 142। तो ये वैल्यू लगभग आएगी 261 एंड डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इज 2, और यहां से बेटा आपको W3 पता चल जाएगा एंड यू विल फाइंड आउट W3, और ये वो वेट होगा जो SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है। और यहां से बेटा आप W3 की वैल्यू पता कर लोगे, और ये वैल्यू कितनी आएगी, लगभग आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग 3.13 ग्राम आएगी। तो यहां से ये W3 आ गया, ठीक है। तो देखो W3 मतलब ये वेट ऑफ SnCl4 आ गया, SnCl4 इतना बनेगा, SnCl2 इतना खत्म हो जाएगा, कितना 4.56। तो पूछा क्या था, कितना बचा, यानी कि आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि वेट ऑफ SnCl2 इज टू वेट ऑफ SnCl4, इसका रेशियो क्या होगा। तो SnCl2 का टोटल कितना वेट बचा, देखो यहां से पहले था कितना 20.22, तो 20.22 तो टोटल था, उसमें से रिएक्ट कितना कर लिया, यहां देखो 4.56, तो माइनस 4.56 इतना रिएक्ट कर लिया, तो इतना टोटल बचा अपॉन SnCl4। अब SnCl4 का वेट कितना वो देखो बेटा, तो अब SnCl4 का वेट कितना है 3.13 बन रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाई व्हाट 3.13, इसको सॉल्व करो अप्रोक्सीमेटली ये 5/1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि SnCl2 और SnCl4 के वेट का रेशियो 5:1 होगा। यही सवाल कहना चाह रहा है और यही आपसे सवाल लगा लिया कि रेशियो जो आएगा दैट इज 5:1 का। तो चलो देखते हैं सवाल क्या, कितना बढ़िया सवाल है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी, कौन सी, नो सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कोई सब्सटेंस लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब Cl माइनस Cl2 बना नहीं रहा, वो Cl माइनस फिर से SnCl4 बना ले रहा है SnCl2 से रिएक्ट करके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। और फाइनल आपका जो आंसर आ रहा है बेटा, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, आपके पास ये 4 ऑप्शन थे, तो आप देख लो कि पूछा है SnCl2 और SnCl4 के वेट का रेशियो क्या है, दैट इज 5:1। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन और ये है इस क्वेश्चन का सवाल। तो इलेक्ट्रोलिसिस को कितने बेहतरीन तरीके से बेटा यूज किया गया, ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और देखो कैसे कैसे हमने लिया है चीजों को, उसको समझना था। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। और अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा अगले सवाल की तरफ, इसी चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कोशिश कर रहे हैं हम कि हर सवाल को बहुत रिफाइन करके चूज किया गया है बेटा, और इस तरह से चूज किया गया है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं और कुछ सिलेक्टिव, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के माध्यम से आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये है, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है वो देखिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
A student has 2 containers and each container has 1 liter solution. He tries to form an electrochemical cell. एक ऐसा सेल बना लिया गया है. If the EMF of cell is 0.24 and pK of HA is x. EMF is 0.24. इस सेल का जो EMF है वो 0.24 है और इसका जो pK of HA है वो x है. तो आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, राइट? ध्यान से समझिएगा, ये इसका आपको pK निकालना है. pK निकालने के लिए आपको बेटा Ka चाहिए होगा, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट बात Ka चाहिए होगा. तो चलो ध्यान से देखते हैं सवाल है क्या. भाई आपको pK चाहिए. pK क्या होता है, ध्यान से समझो. pK होता है बेटा माइनस ऑफ लॉग K. इसका मतलब आपको K चाहिए. K किसका चाहिए? HA का, वो जो एसिड है. अब HA का क्या होता है? दिस इज व्हाट H प्लस इंटू A माइनस. K की वैल्यू चाहिए. अगर इसकी कंसंट्रेशन C है, ये 0 0, बाद में ये क्या C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा. तो अगर आप इसका K का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये आएगा, वैल्यू ये आएगी. फिर यहां से बात आती है कि अब आपको K C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा चाहिए. इसका मतलब है C तो पता है बेटा. C कितना है देख लो आप यहां से. इसकी कंसंट्रेशन तो दी है कितना? 10 की पावर -4 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये क्लियर. इसका मतलब है कि अगर हमें अल्फा पता चल जाए तो हमें K पता चल जाएगा. जब हमें K पता चल जाएगा हम यहाँ उठा के रख देंगे और हमें यहाँ से हमें PK पता चल जाएगा. ये PK है तो हमें यहाँ से PK वैल्यू पता चल जाएगी. तो कुल मिला के आपको निकालना क्या? अल्फा चाहिए. किसका चाहिए? HA का चाहिए. तो आप देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं सवाल में. अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना. तो यहाँ से देखिए अल्फा यहाँ से निकल सकता है. H प्लस कंसंट्रेशन C अल्फा. अब यहाँ से देखो अल्फा आपका यहाँ से निकल सकता है क्योंकि जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो C अल्फा है ना. तो अगर H प्लस कंसंट्रेशन आ जाए, C हमें पता ही है, इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -4, तो अल्फा आ जाएगा. यानी कि हमें H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए. अल्टीमेटली हमको समझ में आ गया. और H प्लस कंसंट्रेशन के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. सेल में हो क्या रहा है? इस तरफ H2 से HA बन रहा है, मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ बेटा होगा रिडक्शन. तो सबसे पहले देखो एनोड पे क्या होगा. एनोड पर H2 से बन रहा है H प्लस, है ना. ट्वाइस H प्लस बैलेंस करोगे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया. ये मैंने इस वाले का लिया, एनोड वाले का, है ना, जहां पे इसका प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर. और कैथोड की तरफ आ जाओ. कैथोड की तरफ जो H प्लस से H2 बन रहा है तो रिएक्शन लिखोगे ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इससे क्या बन रहा है? दिस इज व्हाट H2. अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ आपको H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 दी है. देख लो आप H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पता है हमें. यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 m पता है बेटा. और H2 का प्रेशर भी पता है, इसका प्रेशर 1 है. तो बेटा आप यहाँ से Q का एक्सप्रेशन लिख, आप पूरी सेल रिएक्शन लिखो. पहले दोनों को जोड़ दो तो आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगी. सेल रिएक्शन क्या मिलेगी ध्यान से देखना. अच्छा दोनों तरफ प्रेशर बराबर ही तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो. कुल मिला के बचेगा क्या? इधर से बचेगा ट्वाइस H प्लस, ये कौन सा है? ये वाला कैथोड वाला, है ना. और इधर से क्या होगा? ट्वाइस H प्लस, ये कौन सा? एनोड वाला. तो यहां से Q आ जाएगा. Q कितना आ जाएगा? H प्लस एनोड वाला अपॉन H प्लस कैथोड वाला, है ना. इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर. H प्लस एनोड वाला तो नहीं पता, यही तो निकालना है. ये H प्लस, ये वाला H प्लस यहाँ जो आएगा वो निकालना है. और H प्लस कैथोड वाला तो ये पता ही है बेटा कितना है. आप देखो कैथोड बोल रहा है कि H प्लस कंसंट्रेशन 0.1 है, तो बेटा ये 0.1 का स्क्वायर है. यहाँ से Q आ गया, देख लो Q आ गया. तो इस पर नर्स्ट इक्वेशन लगाया जा सकता है ना, आसानी से. EMF आपको दिया है 0.24, तो चलो इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं. नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF. यहां से क्या होता है? log Q. ये सेल कंसंट्रेशन सेल है क्योंकि दोनों तरफ एनोड भी हाइड्रोजन है, कैथोड भी हाइड्रोजन है. तो कंसंट्रेशन सेल का एनोड और कैथोड सेम होता है ना. ये अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन सेल है, कैथोड एनोड सेम है, तो ई नॉट सेल तो 0 हो जाता है, ये टर्म 0. तो जो ई सेल है वो बचेगा कितना? माइनस 2.303 RT अपॉन F इंटू N. N इज 2. और यहां से Q की वैल्यू देखो, log Q ये निकाल चुके हो आप. Q ये आ रहा है H प्लस एनोड का स्क्वायर अपॉन 0.1 का स्क्वायर. यानी कि ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है H प्लस अपॉन 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर. ये लॉग की प्रॉपर्टी लोगे, ये 2 पहले आ जाएगा बेटा, ये 2 पहले आ जाएगा, है ना. 2 पहले आ जाएगा कैंसिल. और 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू भी थी, देखो ध्यान से. ये 0.06 दिया तो डायरेक्ट रख लेते हैं. ये वैल्यू बचेगी 0.06. ध्यान से देखना 0.06 बचेगी.
ठीक है, ये 2 पहले आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बेटा माइनस में है, और यहां से अब बचा क्या, यहां से केवल बचा log h प्लस इंटू 10 की पावर -1, ये इक्वेशन आपका ये, अब ये +1 हो जाएगा। तो इसेल की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.24। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो बेटा ये वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो -4 आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी log बेस 10 है h प्लस इंटू 10, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा h प्लस कंसंट्रेशन कितना आएगा, ये होगा 10 की पावर -4 और अपॉन ये 10 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू 10 की पावर -5 आएगी, ये h प्लस कंसंट्रेशन आ गया। नाउ h प्लस कंसंट्रेशन इन 10 की पावर -5। अब अगर h प्लस आ गया तो यू विल फाइंड आउट द C अल्फा, क्योंकि यहां से देखो H प्लस कंसंट्रेशन C अल्फा है, C अल्फा से अल्फा आ जाएगा, अल्फा यहां रख दोगे K आ जाएगा, यहां रख दोगे तो माइनस ऑफ log K यानी कि PK आ जाएगा। तो अब आप अल्फा निकाल लो, H प्लस कंसंट्रेशन C अल्फा होता है बेटा। तो यहां से देखो, यहां से इसको सॉल्व करो, तो यहां से जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -5 है, और H प्लस कंसंट्रेशन कितना C अल्फा, तो C अल्फा कितना है 10 की पावर -5, तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय C, और C भी दिया है, जरा ध्यान से देखो C कितना दिया, 10 की पावर -4, इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, तो ये वैल्यू 10 की पावर -4 रख दिया, तो 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -4, तो अल्फा कितना आ गया 0.1, यहां से विल फाइंड आउट अल्फा। अब जब यहां से अल्फा आ गया तो यहां से क्या निकालोगे K कितना आया था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो यहां से वैल्यू रख लो। C कितना है, C देखते हैं, तो कंसंट्रेशन कितना आ रहा है भाई, अल्फा देखो ये ऊपर गया 0.1 आया, अब C देखो यहां से दिया ही था कितना 10 की पावर -4, तो ये है 10 की पावर -4। अल्फा इज व्हाट, यहां से 0.1 आ रहा है, यानी कि 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन दिस इज व्हाट 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज 0.1, ये आ गया। यहां से विल फाइंड आउट द K, तो यहां से आप K की वैल्यू को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -4, तो ये 10 की पावर -6 आ रहा है, यहां से देखो 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी आ रही 0.9, आप इसको लगभग 1 तो मान सकते हो, लगभग 1 मान सकते हो इसको, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में आपका आंसर कितना, टेंटेटिव कितना है। तो बेटा इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आप 10 की पावर -6 ले सकते हो, यानी कि यहां से जो K आ गया वो 10 की पावर -6 आ गया, ठीक है। अब सवाल पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि PK फॉर HA क्या होगा, तो PK क्या होता है, तो यहां से जो PK है दैट इज व्हाट माइनस ऑफ log K, और K की वैल्यू कितनी आ रही 10 की पावर -6, तो ये माइनस ऑफ log 10 की पावर -6, 6 log 10 यानी कि 6 आ गया, यानी कि ये जो एसिड है इसका जो PK है दैट इज 6, तो फाइनल आंसर आ गया, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है 6 है, यानी कि आपका फाइनल आंसर जो है दैट इज 6 और यही इसका आंसर है, तो यहां से आ गया। तो देखो फिर से वही बात कि है कुछ नहीं, थोड़ा ट्रिकी है कि नर्स्ट इक्वेशन उससे Q उसका यूज किया, K निकाल, आपको थीम पता चल गया कि PK चाहिए तो माइनस K चाहिए, K C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, इसके लिए अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए आपको H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए वो C अल्फा होता है, और H प्लस कंसंट्रेशन आपको डेटा से मिलेगा, नर्स्ट इक्वेशन लगा के वही किया है आपने, वो कर लिया और उसके थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है 6 है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था एंड द फाइनल आंसर इज 6। तो काफी अच्छा सवाल ये भी है, और अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस सवाल को ध्यान से देखा जाए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसी के हिसाब से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है आपके सामने सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं क्या है सवाल, अच्छा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग यूजिंग रिएक्शन, लीचिंग प्रोसेस होता है, मेटलर्जी में पढ़ते हैं, इसको साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें गोल्ड की लीचिंग कराई जाती है और प्योर गोल्ड ऑब्टेन किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस के लिए एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन आपके सामने ये है, ट्वाइस AU प्लस 4CN प्लस हाफ O2 प्लस H2O, ये गोल्ड का साइनो कॉम्प्लेक्स है प्लस ट्वाइस OH माइनस है, ये रिएक्शन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा G, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा G0 यानी कि गिब्स एनर्जी चाहिए, ये सवाल है। इस रिएक्शन का डेल्टा G क्या होगा और इसके लिए आपको सवाल में दिया क्या क्या है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 फॉर एबव रिएक्शन क्या होगा अगर KF फॉर AuCN ट्वाइस दिया है, K फॉर्मेशन दिया है किसका, AuCN ट्वाइस का। तो एक एक चीज करके देखते हैं क्या दिया है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ AuCN ट्वाइस की वैल्यू Z दी है। तो देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, AU प्लस ट्वाइस CN माइनस AU प्लस 1 होगा, और ये बनाएगा क्या AuCN ट्वाइस माइनस 1, और इसके लिए K दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो है Z, ये दिया है।
तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसका गिब्स एनर्जी भी निकाला जा सकता है, फार्मूला होता है ना। दूसरी रिएक्शन दी है O2 प्लस TOH2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे 4OH माइनस बन रहा है। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन में दिया है O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स 4OH माइनस। ये आपके सामने ये एक रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन के लिए E नॉट दिया है 0.41, इसको E1 मान लेते हैं, 0.41 है तो इसकी अपनी गिब्स एनर्जी होगी डेल्टा G1, है ना। सवाल को गिब्स एनर्जी से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि गिब्स एनर्जी ही पूछ रहा है। दूसरा एक और रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या है, Au प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है Au। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको E2 मान लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 1.4 या सॉरी 1.5, दिस इज 1.5 वोल्ट ये इस रिएक्शन का, और इसकी गिब्स एनर्जी को डेल्टा G2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी रिएक्शन आपके सामने है Au प्लस 3, फोर्थ रिएक्शन जो है दैट इज व्हाट Au प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से क्या बन रहा है Au प्लस 1 बन रहा है, तो दिस इज Au प्लस 1। और इसके लिए जो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको E3 मान लेते हैं, ये E3 कितना 1.4 वोल्ट दिया है और हम इसकी गिब्स एनर्जी को डेल्टा G3 मान सकते हैं। ये है आपके पास, इतना डेटा है और इस रिएक्शन का डेल्टा G निकालना है। तो इन डेटा का यूज करके ऐसी एक रिएक्शन अगर बना ली जाए तो उस रिएक्शन, क्योंकि इनका हमें गिब्स एनर्जी पता है, क्योंकि हमें गिब्स एनर्जी का फार्मूला पता है डेल्टा G नॉट, ये होता है माइनस n E नॉट F, ये होता है फार्मूला। E नॉट E हमको सबका पता ही है, n हमको पता ही है कि किस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से ये रिएक्शन अगर बना ले तो इसका गिब्स एनर्जी आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मेन रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में Au दिख रहा है, ट्वाइस Au दिख रहा है। Au तुमको कहाँ दिख रहा है, ये थर्ड रिएक्शन में, बट राइट साइड में दिख रहा है, तुमको लेफ्ट साइड में चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर यहाँ से देखो, अगर हम 4 को 4 माइनस 3 कर दें, ध्यान से देखना, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम 4 माइनस 3 कर दें, यहाँ से देखो, तो अगर हम 4 माइनस 3 कर दें, पूरा इक्वेशन ध्यान से समझना, तो 4 माइनस 3 करने पर आपको इक्वेशन मिल जाएगा Au प्लस 1 इलेक्ट्रॉन भाई 4 माइनस 3 किया है, तो Au अगर आप देखो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और Au इस तरफ आ जाएगा क्योंकि 4 माइनस 3 किया है, ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ चला जाएगा, है ना, माइनस किया है तो ये माइनस 1 इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा और ये इक्वेशन आपका क्या बनेगा, ये पूरा इक्वेशन ध्यान से देखिए क्या बनेगा बेटा, ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको ये देगा, Au गिव्स व्हाट, Au प्लस 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये मिलेगा आपको। और इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन गई ये, और इस इक्वेशन का गिब्स एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट, गिब्स एनर्जी से लगाते हैं सवाल, तुमने ये माइनस ये किया है, मतलब इस इक्वेशन की गिब्स एनर्जी डेल्टा G3 माइनस डेल्टा G2 आएगी, ये इसकी गिब्स एनर्जी होगी। ये तुम्हारा Au मिल गया, ठीक है। लेकिन आप देखो तुमको Au चाहिए कितना, तुमको 2 चाहिए, ट्वाइस Au है, तो फिर बेटा एक काम करना पड़ेगा कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ट्वाइस Au, इधर से हो जाएगा ट्वाइस Au प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और गिब्स एनर्जी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस, क्या था, डेल्टा G3 माइनस डेल्टा G2, ये आ गया इसकी गिब्स एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज, तुमको ट्वाइस Au मिल गया, अब तुम्हें और क्या चाहिए, 4 Cn चाहिए। Cn कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, कितना चाहिए 4, इसमें मिल कितना रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 Cn मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस Au प्लस हो जाएगा, प्लस ये 4 Cn माइनस हो जाएगा, और इस तरफ देखो, यहाँ पे उस तरफ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस Au Cn ट्वाइस माइनस, और इसके लिए जो गिब्स एनर्जी, अगर इसकी गिब्स एनर्जी को देखो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने G1 G2 G3 G4 माना है, तो इसकी G3 माना, सॉरी G1 G2 G3 है तो इसको G4 मान सकते हैं, और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये रिएक्शन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G4, ये आ गया,
ध्यान से देखना सब डेटा है, बस केवल खेल, सवाल बहुत आसान है, बस वो एडजस्टमेंट है केवल। ये मिल गया आपको। अच्छा अब और देखो क्या चाहिए आपको, ध्यान से देखना। और देखो तो तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए हाफ O2 प्लस H2O। O2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ, पर हाफ चाहिए, इसमें एक मिल रहा है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, तो चलो अगर हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन नंबर कौन सी थी बेटा, 2 में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 में अगर 1/2 कर दो तो ये हाफ O2 हो जाएगा, प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो H2O हो जाएगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा वो देखो, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस OH माइनस, तो ये हो गया ट्वाइस OH माइनस। और इसकी गिब्स एनर्जी आपने कितनी मानी थी, डेल्टा G1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1, ये आ गया। ये पूरी इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, केवल और केवल सवाल का बेटा एडजस्टमेंट है और आई थिंक आपको सारी चीज मिल गई। अब आप सोचो कि इस पूरे रिएक्शन को अगर हम आपस में जोड़ दें, ठीक है, अगर हम जोड़ दें तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बेटा, सबसे आसान, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या यहां से, ट्वाइस AU प्लस 4CN माइनस प्लस हाफ O2 प्लस H2O, ये बचा। और अब देखो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में बचेगा क्या, यहां से देखो ट्वाइस AU CN ट्वाइस, ये हो गया माइनस, और ये भी जुड़ जाएगा प्लस ट्वाइस OH माइनस, और ये रिएक्शन आपको मिल गई। यही है गोल्ड की लीचिंग की रिएक्शन, एग्जैक्टली यही है। देखो आप मेन सवाल को ये यही चाहिए था। तो इसका फाइनल डेल्टा G मिल जाएगा, जिसको डेल्टा G0 माना है। तो इसका फाइनल डेल्टा G0 कितना आ गया, देख लो, सबको जोड़ा है आपने, है ना, सबको ऐड किया है। तो आप देखो फाइनल क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। अगर आप फाइनल ऐड करो तो यहां से देखो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G4 प्लस, अगर आप देखो तो 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G3 माइनस ऑफ डेल्टा G2, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको ये सारी वैल्यू ही तो रखनी है, तो यहां से देखो ये है 2। अच्छा इस वाले में दिक्कत क्या है कि इसका E नहीं दिया है, बाकी सबका E दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वैल्यू रखनी होगी। इसको ऐसे ही छोड़ते, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G4 प्लस 1/2। अब डेल्टा G1 पे आओ, डेल्टा G1 क्या है, माइनस NEF, डेल्टा G1 कौन सा, ये वाला, N कितना है इसका, 4 है, E1 और इंटू F हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से माइनस N1 E1F, ये हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इधर आ जाओ, डेल्टा G3 को लिखोगे माइनस N3 E3F, ठीक, माइनस इसको क्या लिखोगे, माइनस, और अंदर क्या, माइनस N2 E2F। ये सारी वैल्यू है बेटा, ये सारा बस इसी का कैलकुलेशन है, केवल सारी वैल्यू को रख के सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू, इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे ले जाओ तो ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। तो डेल्टा G0 बराबर, ये क्या था, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G4, ठीक है। फिर आते हैं, फिर क्या है, हाफ, तो प्लस 1/2। फिर आते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्या है, माइनस N1, N1 कौन सा है, ये वाला 4, तो ये हो गया क्या, 4 माइनस 4 इंटू E1, है ना, देखो E1 ये, और E1 कितना है वो यहां से देखो 0.41, तो ये क्या हो गया 0.41 इंटू F, ये हो गया पहला, ठीक। फिर आगे चलते हैं, अगले उस पे आओ, तो फिर क्या है 2 टाइम्स ऑफ, तो ब्रैकेट के बाहर क्या किया, 2 किया, अंदर चलो ब्रैकेट के अंदर आओ, N3 E3F, तो चलो देखते हैं N3 कितना है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, और E3 कितना है 1.4, तो चलो देखते हैं। तो यहां से -2 इंटू E3 है कितना 1.4 इंटू F, ये हो गया। फिर क्या है, माइनस माइनस तो बेटा प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर लो, N2 E2F, है ना। अब N2 देखो, N2 कितना है, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन, E2 कितना है 1.5, तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और N2 कितना है, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन और 1.5, तो चलो देखते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन है 3 और ये कितना है 1.5 इंटू क्या हो गया F, इक्वेशन आपकी ये बन गई। ये पूरा कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है ना। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके निकालो, तो यहां से डेल्टा G0 बराबर ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G4 प्लस, इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप देखो यहां से पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करो, तो जैसे ये 2.8 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है ये सॉल्व होके आएगी लगभग 2.58F, ये आ गया, ठीक है।
अब मेन कहानी है डेल्टा G4 की, है ना। G4 कौन सा है बेटा, ये वाला, इसको हमने फोर्थ माना था, है ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Z, K दिया है, मतलब ये वाला देखो, ये इसका G4 माना था और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया है और Kc दिया है Z। तो बेटा यहां पर डेल्टा G को Kc के फॉर्म में निकालना पड़ेगा क्योंकि ई सेल नहीं दिया। तो एक और इक्वेशन आप पढ़ते हो, अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते हो डेल्टा G0 की वैल्यू होती है -2.303 RT log Kc, या इसको लिखते हो -RT ln Kc, है ना। तो यहां पर Kc दिया है इसलिए ये इक्वेशन लगा सकते हो। तो यहां से देखो इस इक्वेशन में आप इसको लिख सकते हो 2, यहां से होगा -RT ln Kc, ये आ गया, प्लस ये है 2.58f। अब यहां पे Kc दिया है और इसको ले जा सकते हो ऊपर स्क्वायर में, तो -RT ln Z, ये आ गया, प्लस ये वैल्यू क्या है 2.58f। और फाइनली ये जो आपकी मेन रिएक्शन है उसका डेल्टा G0 होके सॉल्व होके आपके सामने आ गया, और फाइनल आपका जो मेन रिएक्शन है उसका डेल्टा G0 ही आ गया। कुछ नहीं है सवाल में, गिब्स एनर्जी 3-4 रिएक्शन है, उसको ऐड सब्सट्रैक्ट करके सवाल को सॉल्व करना था और मेन रिएक्शन की गिब्स एनर्जी निकालनी थी। अच्छा ये वैल्यू कितना है, यहाँ पे आ जाओ, ये पूरे यहाँ पे देखो, ये आपका 2 को आप यहाँ पे, सॉरी 2 आपने हटाया है ना, तो यहाँ पे ln Z का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 आपको हटाना है, तो फिर अगर आप 2 हटाते हो तो फिर इसकी पावर पे चला जाएगा Z स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आपका ये आएगा। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो एग्जैक्टली ये ऑप्शन है -RT ln Z स्क्वायर 2.58f, और इस तरह से ये इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए कुल मिला के केवल एडजस्टमेंट है क्वेश्चन का, और उसको एडजस्ट करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड दिस इज द योर फाइनल आंसर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो अच्छे से गिब्स एनर्जी के टर्म को यूज किया गया, और उस टर्म को यूज करके बेटा इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो अगले चलते हैं बच्चों 5वें के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, इस सवाल को ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं सवाल क्या है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन PQ एंड PR, दो सॉल्यूशन है, हैज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन 360 इंटू 10 की पावर -1। ओके, मतलब इसमें ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो चीज प्रेजेंट है, एक तो PQ है और एक PR है, ठीक है, दो चीज प्रेजेंट है, PQ है और PR है, और इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, टोटल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो है 360 इंटू 10 की पावर -1 S सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया, इस टोटल की कंडक्टिविटी दी है के। अच्छा इस टोटल की कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, इस टोटल की कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ P प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Q प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ R माइनस, यही है, P Q और R ही है, इन तीनों की कंडक्टिविटी का सम होगा, और ये वैल्यू आपको दी है, ये पहली लाइन का मतलब है। एक और चीज दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ P प्लस, ये Q बेटा, ये Q माइनस होना चाहिए, P प्लस Q माइनस एंड R माइनस, ये P प्लस Q माइनस और R माइनस, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी, और क्या दिया है, लेमडा नॉट आपको P प्लस दिया है, कितना दिया है 60, लेमडा नॉट आपको Q माइनस दिया है, वो कितना दिया है 80, और लेमडा नॉट आपको R माइनस दिया है, वो कितना दिया है, लेमडा नॉट R माइनस इज व्हाट, यहां से गामा दिया है, दिस इज व्हाट गामा, R माइनस का नहीं दिया है। इफ KSP ऑफ PQ एंड PR दिया है, एक और चीज है, जो PQ है उसका KSP दे दिया है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, इसका जो KSP है वो 3 इंटू 10 की पावर -14 दिया है, और इसका जो KSP है, ये इसका जो KSP है दैट इज 10 की पावर -14 KSP दे दिया है। तो पूछ रहा देन वैल्यू ऑफ गामा क्या होगा, ओहो एग्जैक्टली यही पूछ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी R माइनस की पूछ रहा है, ये है एग्जैक्टली क्वेश्चन, है ना, ये है सवाल, और टोटल दिया है, तो समझना पड़ेगा कि हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि लेमडा नॉट दिया है बेटा, तो आपको सवाल की गहराई को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे पास 3 इक्वेशन हो सकता है, अगर तुम, पहली चीज, अगर तुम लेमडा नॉट ऑफ P प्लस का फार्मूला लिखो तो ये होता है K, है ना, K इंटू इसका P प्लस का K इंटू 1000 अपॉन इसकी मोलरिटी, मोलरिटी किसकी, P प्लस की, यानी कि अब मोलरिटी क्या, अब ये जो PQ है ये डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ P प्लस की सॉल्युबिलिटी चाहिए होगी, है ना, क्योंकि इस आयन का निकाल रहे हैं, तो इसका स्पेसिफिक कंडक्ट इंटू 1000 अपॉन इसकी सॉल्युबिलिटी, ये हो गया।
तो यहां से तुम्हें के पी प्लस मिल सकता है अगर, क्योंकि लेमडा नॉट पी प्लस पता है कितना है 60, ये है के पी प्लस नहीं पता हमें, क्योंकि ये जो दिया है ये टोटल दिया है, ये अकेले पी प्लस का नहीं दिया, ये तो टोटल दिया है, तीनों का सम दिया है ये, इनटू 1000 अपॉन सॉल्बिलिटी ऑफ पी प्लस, यानी कि हमको पी प्लस की सॉल्बिलिटी अगर पता चल जाए तो हम इसका के निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम क्यू का निकाल सकते हैं, सिमिलरली आर का निकाल सकते हैं। तो अब भैया हमें सॉल्बिलिटी चाहिए होगी, बिना सॉल्बिलिटी के सवाल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो ये साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी का है, क्योंकि पी क्यू और पी आर सेम सोल्यूशन में है। तो अब दो सोल्यूशन, अगर दोनों में एक आयन कॉमन है पी, तो यहाँ पे जब दो सॉल्ट होता है जिसमें एक आयन कॉमन होता है तो उसमें साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा अगले पेज पे ले चलता हूँ। तुम्हारे पास जो पी क्यू है ना, आपके पास एक तो पी क्यू है, पी क्यू सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा पी प्लस और क्यू माइनस में। सिमिलरली आपके पास सोल्यूशन में पी आर भी है और पी आर भी डिसोसिएट होगा पी प्लस और आर माइनस में। तो पी आपको दोनों जगह से मिल रहा है। तो अगर यहाँ पी की सॉल्बिलिटी S1 है तो क्यू की भी S1 होगी, और यहाँ पी की सॉल्बिलिटी अगर S2 है तो आर की भी S2 होगी। लेकिन क्योंकि दोनों पी तो सेम ही है तो सॉल्बिलिटी तो सेम होनी चाहिए, जिसको साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी बोलते हैं। तो फिर अगर यहाँ सॉल्बिलिटी S2 है, यहाँ S1 है, तो नेट सॉल्बिलिटी पी की S1 प्लस S2 हो जाएगी, और इधर S2 और S1 इसमें, क्योंकि सॉल्बिलिटी तो दोनों सेम होगी। तो यहाँ से हम S1 और S2 निकाल सकते हैं, और इससे हमें P, Q और R की सॉल्बिलिटी पता चल जाएगी। अब आ जाओ, अगर मैं इसके लिए केस P लिखूं, केस P ऑफ PQ, तो ये होगा इसकी सॉल्बिलिटी S1 प्लस S2 इंटू S1, ये P की सॉल्बिलिटी केस P, और इसका अगर हम केस P लिखते हैं तो क्या होगा, ये होगा S1 प्लस S2 इंटू S2, है ना। तो यहां से, अच्छा ये केस P दिया हुआ है, ये केस P कितना है सवाल में, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ये वैल्यू दी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14, और ये वैल्यू दी है 10 की पावर माइनस 14। तो तुम दोनों का रेशियो ले सकते हो। अगर आप रेशियो ले लो तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 14, तो अगर इसका रेशियो ले लो तो ये कॉमन कैंसिल हो जाएगा, फाइनली S1 बाई S2 मिलेगा। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको सही सीधा मिल गया S1 की वैल्यू 3S2 के बराबर है। ओके, यहाँ से S1 3S2 होगा। अब S1 अगर 3S2 के बराबर है तो आप इक्वेशन में इस वैल्यू को रख सकते हो, यहाँ से रख लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पे केस P है 10 की पावर माइनस 14, S1 की वैल्यू 3S2 है, प्लस यहाँ से S2 है, इंटू यहाँ से S2 है, तो ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 है ना। और ये बराबर, ध्यान से देखो 4S2 और S2, तो 4S2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 4S2 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2S2 की पावर 2, ये आ गया। तो यहां से बेटा जो 2S2 है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 10 की पावर माइनस 7। तो S2 कितना आ जाएगा, सॉल्व करो तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यहाँ से S2 आ गया। अब अगर S2 आ गया तो बेटा यहाँ से S1 भी आ जाएगा, क्योंकि S1 3S2 है और S2 ये है, तो S1 कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये आ गया। S1 आपका होगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 8, है ना। तो बेटा S1 और S2 दोनों पता चल गया। अब आप तो हो गया सवाल। अब आप यहां से देखो, ये आपको पता चल गया, तो S1 का मतलब क्या है, सॉल्बिलिटी ऑफ Q, S2 का मतलब है सॉल्बिलिटी ऑफ R, और P की सॉल्बिलिटी कितना है, S1 प्लस S2। तो अगर ये तीनों चीज पता चल गई तो अब आप यहां से देखो, तो आप यहां से इसको अगर सॉल्व करते हो, इस वाले डेटा पे वापस आते हैं, तो यहां से देखो, यहां से अगर आप देखो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ P प्लस कितना हो जाएगा, 60 इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ P प्लस अपॉन 1000, ये होगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 60 इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ P प्लस, वो निकाल चुके हो, कितना है, यहां से देखो सॉल्बिलिटी ऑफ P प्लस कितना है, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 दोनों को जोड़ दो, 20 आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा। तो भाई ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, S1 प्लस S2 अपॉन 1000, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 60 और S1 प्लस S2 की वैल्यू 15 और 5 है ना, यानी कि 20, तो दिस इज व्हाट 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई व्हाट 1000, ये आ गया। इसको सॉल्व करना है बेटा। यहाँ से अगर आप देखो तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 बाई 10 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे 10 की पावर माइनस 1 और जुड़ जाएगा, यानी कि ये 12 इंटू 10 की पावर माइनस 9, यानी कि ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी मिल गई, यानी कि के पी प्लस मिल गया, कितना मिल गया, दिस इज 12 इंटू 10 की पावर, ये 12 होगा, 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 10 ऊपर जाएगा, यानी कि 12 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये मिल गया आपको के पी प्लस, हो गया के पी प्लस, ये हो गया। सिमिलरली ये आ गया, सिमिलरली के क्यू निकाल लो, तो के क्यू प्लस कितना हो जाएगा वो देखो, इक्वेशन तो लगभग सेम ही बनेगी, है ना। तो के क्यू कितना हो जाएगा, इसको देखो, यहाँ पे इसका लेमडा नॉट, यहाँ से देखो लेमडा नॉट क्यू इंटू
और क्या आएगा इक्वेशन में, देखो ये लेमडा नॉट क्यू है ना, इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ क्यू अपॉन क्या आएगा 1000, यही आएगा, ये इक्वेशन आएगा। लेमडा नॉट क्यू ये सवाल में दिया है, कहाँ है ये 80, ये वैल्यू है 80, और सॉल्युबिलिटी ऑफ क्यू, सॉल्युबिलिटी ऑफ क्यू कितना है देखो ये S1, तो दिस इज व्हाट S1 अपॉन व्हाट 1000, ये आ गया है ना, और S1 आपने निकाला है अभी। तो यहां से देखो ये कितना है 80, ये आ गया 80। सो S1 की वैल्यू कितनी आई है, यहां से देखो 15 इंटू कहां गया, ये 15 इंटू 10 की पावर -8, तो ये है 15 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन यहां से आएगा 1000, ये आ गया। तो ये वैल्यू भी यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो बेटा के क्यू कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो तो 18 और ये 90 हो जाएगा है ना। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ये वैल्यू 18 पंचे 90 है ना, सॉरी 15 8 120 होता है, ये वैल्यू भी सेम आएगी कितना 12 इंटू 10 की पावर -9, ये वैल्यू भी सेम आएगी। के क्यू आ गया, के पी आ गया और के क्यू आ गया, ये है के क्यू है ना। सिमिलरली के आर निकाल सकते हो, के पी आ गया के क्यू आ गया, के आर निकालते हैं। के आर के लिए क्या करोगे, मतलब आर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो चलो देखते हैं। तो यहां से अभी अगले पेज पे ले चलते हैं। तो यहां से लेमडा नॉट आर है ना, आर माइनस, तो ये होगा के आर माइनस इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ आर माइनस है ना। लेमडा नॉट आर माइनस कितना दिया है, यहां से आपको जाना पड़ेगा, कितना दिया है लेमडा नॉट आर माइनस, दिस इज व्हाट गामा, ओके। तो ये वैल्यू गामा है। के ऑफ आर माइनस आपको नहीं पता, ठीक है, के ऑफ आर माइनस इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ आर माइनस, वो देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आर माइनस कितना है S2, तो ये है अपॉन S2। तो दिस इंप्लाइज यहां से के ऑफ आर माइनस आ जाएगा ना गामा के टर्म्स में, ये कितना होगा गामा इंटू S2 अपॉन 1000, ये तो दिस इज इक्वल टू गामा, और S2 की वैल्यू कितनी आई है 5 इंटू 10 की पावर -8, ये S2 आया, देखो यहां से कहां गया, ये 5 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 1000, ये है आपका, ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये के आर मिल गया, ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब ये के आर भी आ गया, तो बेटा अब इक्वेशन हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। नाउ सवाल में क्या गिवन था, गिवन था कि के टोटल में क्या होगा, के ऑफ पी प्लस के ऑफ क्यू माइनस प्लस के ऑफ आर माइनस, ये और ये वैल्यू के टोटल दी थी, कितनी दी थी, कितना दिया है के टोटल, यहां दिया था कितना है, ये 3 टू 10 की पावर -1 है, ये -1 नहीं होना चाहिए, ये -10 है, कुछ करेक्शन है बेटा, ये -10 होना चाहिए, क्योंकि ये -1 कैसे हो सकता है, जब ये पावर पे -9 आ रहा है तो -1 तो नहीं हो सकता है, वो -10 होगा, वो मिसप्रिंट है। तो 360 इंटू 10 की पावर -10 है, यानी कि यहां से वैल्यू देखो, ये है 360 इंटू 10 की पावर -10। के पी प्लस तुमने निकाल लिया है, कितना आया था देखो 12 इंटू 10 की पावर -9, और के क्यू भी यही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितना है 12 इंटू 10 की पावर -9, ये भी वही आ रहा है 12 इंटू 10 की पावर -9, और के आर कितना आ रहा है, ये के आर इज दिस व्हाट गामा इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 1000। अब आपको सब कुछ तो पता है, केवल एक कैलकुलेशन बची, और इस कैलकुलेशन का यूज करके यू विल फाइंड आउट द गामा, यही सवाल है। कितना बढ़िया सवाल फ्रेम किया गया है, आप देख लो, बच्चे बस एक फार्मूला जानते हैं किसी कंपाउंड का, जबकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी यूज हुई बेटा, और आप यहाँ से गामा का टर्म सॉल्व कर सकते हो, और आपको यहाँ से बेटा फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपसे गामा पूछा जा रहा है, तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, और आपको गामा की वैल्यू चेक करनी है कि गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही आपका आंसर है, यू विल फाइंड आउट द गामा, और यहाँ से गामा आपको मिल जाएगा। तो फाइनली गामा सॉल्व करेंगे, और इस इक्वेशन को बेटा आपको सॉल्व करना, और ये गामा ऑलमोस्ट 240 के बराबर आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, बस इसको सॉल्व करना है, विल फाइंड आउट द गामा, और यहां से गामा आपका 240 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको कैलकुलेशन है, अब वो आगे की कैलकुलेशन आपको करना है, मेन तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि देखो हम नॉर्मली 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाल रहे हैं, पूरा डिसॉल्व नहीं होंगे, सब कैटायन और एनायन का अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, उनका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस दिया था, तो देखो कोलराश लॉ भी यूज हो रहा है, आयनिक कंडक्टेंस यूज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी यूज हो रहा है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का टर्म्स यूज हो रहा है, मतलब इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया। सो वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि सवाल तो छोटा दिख रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो बेटा इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लिमिटेड सवाल के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करूं, जिसमें इक्विलिब्रियम भी आए, सॉल्युबिलिटी भी आए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आए। सो बेटा ये क्वेश्चन का आंसर था, और अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये लिखा है, आप देखिए कि यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग सेल, बेसिकली यहाँ पर
सेल रिएक्शन लिखिए, जैसे सेल 1 ये रिएक्शन है, सेल 2 ये है, सेल 3 ये है, ठीक है, ये 3 सेल है और ये इनका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, जो सेल डायग्राम है वो इसके सामने लिखा हुआ है। बोल रहा है कि x1, x2 एंड x3 आर हैलाइड आयंस, मतलब ये जो आयन दिख रहा है ये हैलाइड आयन है और इसमें KSP के बारे में बात किया जा रहा है। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो है वो AX3 लेस देन AX2 लेस देन AX1, यहाँ पे एक AX1 लिखा गया है, एक सॉल्ट है, सिल्वर का सॉल्ट है, उसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और ये भी कह रहा है कि जो AX1 है उसकी सॉल्बिलिटी 10 की पावर -3 से, बेटा यहाँ नहीं, 10 की पावर -3 से कम है, मतलब इसकी सॉल्बिलिटी 10 की पावर -3 से कम है। तो अब इसकी सॉल्बिलिटी जो है ये लेस देन 10 की पावर -3 है, KSP जो है, तो इसका तो और भी कम होगा 10 की पावर -3 से, है ना। तो बोला है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें बोला है EMF ऑफ द सेल इज लेस देन 0। इस तरह से 4 ऑप्शंस पूछा जा रहा है, चारों को चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ EMF ऑफ सेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ EMF ऑफ सेल, थर्ड ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन फर्स्ट। और चौथा ऑप्शन है द कंसंट्रेशन ऑफ x1 माइनस आयन इफ इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.1 m देन मैग्नीट्यूड ऑफ EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस। मतलब ये 4 ऑप्शन है, ये डायग्राम दिया है, KSP दिया है, इसको लेकर हमें पहला ऑप्शन क्या है, EMF ऑफ सेल निकालें, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में EMF की बात कर रहा है। तो हम यहाँ से EMF हमें इन सेल का निकालना है और निकालने के बाद इसे कॉमनली इन चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो एक रिएक्शन अपन लिखते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी भी सब वैसा ही है, बट सॉल्ट ही केवल बदल रहा है। यहाँ AgX2 है, यहाँ AgX1 है, यहाँ AgX3 है। बाकी हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन सब जगह 0.1 है, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन भी सब जगह 0.1 है। तो एक कॉमन केस बनाते हैं और फिर सबके लिए वैसा ही अप्लाई होगा, केवल KSP सबका अलग अलग है। तो हम सबसे पहले वाले डायग्राम पे चलते हैं। जो पहला वाला सेल डायग्राम है, जो पहली रिएक्शन दी है, उसमें बोल रहा है कि Ag है, Ag से AgX1 है, ये Ag से AgX1 है ये, और इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है, दिस इज व्हाट KSP1, ये इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है KSP1। और बोल रहा है कि ये जो KSP1 है ये 10 की पावर -3 से कम है, कॉमा यहाँ पे x1 माइनस आयन दिया है और इसकी भी कंसंट्रेशन 0.1 m दी है। फिर उसके बाद यहाँ पर Ag प्लस है और Ag प्लस से Ag बन रहा है और यहाँ पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन भी 0.1 m दी है। मतलब इस तरह से एक सेल डायग्राम दिया है। इसमें इस तरफ भी सिल्वर है, इस तरफ भी सिल्वर है, कुल मिला के यहाँ पे देखो इस वाले में सिल्वर 0 से +1 में जा रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर +1 से 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यानी कि एनोड पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर जो सिल्वर है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, एनोड पर जो सिल्वर बनेगा उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। तो एक कॉमन बात यह है कि जैसे आप देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड का मतलब ये वाला जो है, ये वाले पार्ट में, इसमें जो Ag है, Ag से Ag प्लस बनेगा, बट ये एनोड वाला होगा, है ना, और इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। लेकिन जो कैथोड वाला है, कैथोड यानी कि राइट साइड वाला ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन Ag बन रहा है, बट यहाँ पर जो Ag है वो कौन सा है, कैथोड वाला है, और ये एनोड वाला है। अगर आप दोनों को देखो तो एक कॉमन सेल रिएक्शन बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, Ag प्लस इधर कैथोड वाला और इधर आपको मिलेगा Ag प्लस एनोड वाला, है ना। ये सेल रिएक्शन जनरली ये बनेगी। तो यहाँ से आप इसका Q निकाल सकते हैं। Q क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ऑफ कैथोड, है ना। अब आप देखो Ag प्लस एनोड वाले की Ag की कंसंट्रेशन इधर हमें नहीं पता, लेकिन इसके लिए सवाल में KSP दिया हुआ है ना। इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हमें पता है। KSP के बारे में, KSP के टर्म्स में हम Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक और काम किया जा सकता है। एक बात तो ये हो गई बेटा। दूसरा, अगर मैं AgX1 की बात करूँ तो ये सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा Ag प्लस और X1 माइनस में, तो इसका जो KSP होगा, ये तो सॉल्ट है, सॉलिड है, इसका जो KSP होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस होगा। तो यहाँ से आप Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा, KSP अपॉन X माइनस, है ना, ये आएगा इसका Ag प्लस की कंसंट्रेशन। और ये वो Ag प्लस है जो इस तरफ है, मतलब जो Ag प्लस इधर से सोल्यूशन में मिलेगा, यानी कि एनोड वाला, है ना। ये हमें पता है। तो अगर आप देखो कि अगर ये दोनों चीज़ हमको पता है तो हम यहाँ से क्यों निकाल सकते हैं। तो देखो Ag प्लस एनोड वाला ये आ रहा है और Ag प्लस कैथोड वाला 0.1 है। तो आप देखो यहाँ से ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो क्या, KSP अपॉन X माइनस, ये लिख सकते हो, इंटू Ag प्लस कैथोड वाला, और वो कंसंट्रेशन है 0.1, दिस इज व्हाट 0.1, है ना।
तो इसको अगर आप सॉल्व करो, अच्छा x माइनस 1 की कंसंट्रेशन भी कितना है 0.1, यानी कि 10 की पावर -1, और ये भी है 10 की पावर -1, तो सॉल्व करोगे तो ये Ksp इंटू ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2, क्योंकि नीचे होगा -2, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी कितना 100 Ksp, है ना। यानी कि Q की वैल्यू जो है वो 100 Ksp के बराबर होगी। मतलब यहाँ से आप Q निकाल सकते हैं, है ना भाई। आप सॉल्व करोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, आएगा बेटा ये यही। अब अगर आप इस सेल, ये पूरा डायग्राम है, अब इसके लिए आप ई सेल का फार्मूला लिख सकते हैं। ई सेल का क्योंकि हमें ई सेल ही निकालना है, तो अगर हम ई सेल का फार्मूला लिखेंगे तो ई सेल का फार्मूला क्या होता है, दिस इज व्हाट ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, दिस इज अ लॉग Q। ई नॉट सेल 0 होगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, दोनों तरफ सिल्वर है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड भी सिल्वर है, राइट साइड भी सिल्वर है, तो जो ई नॉट सेल है वो 0 होगा। तो कुल मिला के जो ई सेल बनेगा, यहाँ से ई सेल बनेगा बेटा आपका -0.059, n की वैल्यू 1 है। और रही बात लॉग Q, तो लॉग Q क्या होगा, दिस इज Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, और ये अभी आपने सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू आपने निकाली है, तो यह है 0.059 लॉग, और ये वैल्यू बेटा 100 Ksp आ रही है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये होगा -0.059, और यहाँ से आप देखो तो लॉग Ksp प्लस लॉग 100, और लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से, तो ये आ गया आपका ई सेल। तो बेसिकली ई सेल का ये एक बेसिक सा फार्मूला बन गया, ये है आपका ई सेल। अब बोल रहा है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल इज लेस देन 0, बोला ईएमएफ निगेटिव होगा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कह रहा है कि जो Ksp है, Ksp इज 10 की पावर -3 से कम है, मतलब Ksp जो है Agx का वो 10 की पावर -3 से कम है, मतलब 10 की पावर -3 से कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, है ना। Ksp हमेशा 10 की पावर -3 से कम आना है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इन दोनों बात को ध्यान से देखो। तो बोल रहा है कि जो Ksp है वो लेस देन 10 की पावर -3 है ना। अब 10 की पावर -3 से कम है, मतलब क्या क्या हो सकता है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, कुछ भी हो सकता है, बट इससे कम है। तो अगर इसको मिनिमम हम मान लें कि 10 की पावर -3 है, तो अगर हम Ksp को 10 की पावर -3 रख दें, आप देखो तो log 10 की पावर -3 और ये +2, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये -0.059 और ये -3 + 2 आएगा, यानी कि ये वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है कि जो ई सेल है वो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ई सेल शुड बी पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है ईएमएफ ऑफ सेल इज लेस देन 0। ये गलत है, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल इज ग्रेटर देन 0, नॉट लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तीनों सेल के ईएमएफ का ऑर्डर पूछ रहा है, क्या होना चाहिए। तो अब आप देखो तीनों सेल के, और इसमें Ksp यूज होगा, X1 का Ksp सबसे ज्यादा है और X3 का Ksp सबसे कम है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अब आप देखो कि अगर हम इसको कंपेयर करें तीनों के लिए, तो हमारे पास ई सेल का फार्मूला ये है। ठीक है, बेसिक फार्मूला क्या है, ई सेल बराबर -0.059, ये वैल्यू क्या है, log Ksp + 2, ये आ रहा है ना। अब आप देखो कि ये log Ksp है। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो भाई, जैसे मान लो कि, और इसमें बोल रहा है कि X3 का Ksp सबसे कम है ना, Agx3 का Ksp सबसे कम है, फिर Agx2 आ रहा है, और फिर Agx1 आ रहा है ना, Agx1। तो अब आप ध्यान से देखना, यहां पर जो Ksp है, अब तीन केस मान लेते हैं कि ये 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 है, उससे कम ही होगा। तो ये मान लेते हैं कि अब ये इससे भी कम है, तो मान लेते हैं 10 की पावर -4 है, इससे भी कम है, 10 की पावर -5 है। थोड़ा मैं मैथमेटिकली समझा दे रहा हूं। तो आप देखो कि अगर आप 10 की पावर -3 रखते हो, पहला वाला केस, जो पहला सेल उसके लिए, तो फर्स्ट वाले सेल के लिए ई सेल क्या आएगा, -0.059। Ksp को 10 की पावर -3 रख दो, तो ये वैल्यू आएगी log 10 की पावर -3 + 2, है ना। तो ये वैल्यू कितना आएगा, दिस इज व्हाट -0.059, ये होगा -3 + 2, है ना, पहले केस में। दूसरे केस में अगर जाओ, तो अगर हम ई सेल कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट -0.059। अब हम log Ksp को 10 की पावर -4 रख दे, तो ये -4 + 2 आएगा। और तीसरे वाले केस में जाए अगर हम, थर्ड वाला जो है, तो ई सेल क्या होगा -0.059, और यहाँ पे हम इसको 10 की पावर -5 रखें X3 वाले को, तो ये हो जाएगा -5 + 2, है ना, ये वैल्यू। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ध्यान से समझिएगा,
तो ये वाला जो है मोस्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। पूरी वैल्यू को ध्यान से देखो तो ये -5 और +2 आ रहा है ना। तो -5 और +2 यानी कि ये वैल्यू -3 हो जाएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये वाली वैल्यू जो है वो मोस्ट पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू मोस्ट निगेटिव। अगर आप इसको देखो तो ये -3 और +1 है, यानी कि वैल्यू कितनी बचेगी, दिस इज व्हाट -1। तो ये -1 करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो ये वैल्यू 0.059 है और ये वैल्यू कितनी आएगी 2 × 0.059 और ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज व्हाट 3 × 0.059। ये आ रहा है ना। मतलब ये हुआ कि, और ये वाला है किसका, AX3 का, है ना, AGX3 का। तो आपको क्या दिख रहा है कि AGX3 का EMF सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर AGX2 का, फिर AGX1 का। तो यहां पर अगर आप देखो इस ऑप्शन को आ जाओ तो यहां पे देखो, यहां पे बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट का सबसे ज्यादा, गलत, ये AGX1 है और ये AGX3 है, जबकि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा किसका आया है, AGX3 का आया है। तो अगर AGX3 का आया है इसका मतलब ये वाला AGX3 का होगा और ये AGX1 का होगा। तो सवाल के हिसाब से, है ना, थर्ड वाला जो है उसका सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीज फ्रॉम 0.1 m देन मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। अगर हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो EMF के मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। और हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो देखो हैलाइड आयन वाला एक्सप्रेशन आपको यहां से मिल जाएगा। ये Q आपका ये आया है ना, Ksp अपॉन हैलाइड इंटू 0.1। मतलब आप अगर ई सेल का एक्सप्रेशन लगाओ तो ये वाली चीज हम यूज करते हैं, ये वाली, है ना, ये वाली Q आपका ये आया। तो आप देखो अगर आप इसको फिर से हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको एक काम करना है कि यहाँ पे आप देखो जो ई सेल आया था वो आया था -0.059, है ना, log Q। अब Q की जगह क्या लिखोगे, Ksp अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन इंटू 10⁻⁻1। ये आया, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो एक्सप्रेशन आपका ये है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये -0.059, ऊपर देखो क्या क्या हो, log Ksp आएगा, माइनस ऑफ log x माइनस आएगा हैलाइड आयन, और ये आएगा ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर, या तो ऊपर डायरेक्ट ले लो 10 की, या माइनस, तो ये वैल्यू जो है डायरेक्टली सॉल्व करने पर 1 आएगी। एग्जैक्टली ये होगा, है ना। तो ई सेल का फार्मूला ये बनेगा अगर आप हैलाइड को भी ले रहे हो, है ना। आप बोल रहे हैं कि अगर हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो, है ना, ध्यान से देखना ये ऑप्शन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन को अगर बढ़ा रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। चलो देखते हैं। अगर आप हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन को बेटा बढ़ा रहे हो तो कहाँ गया यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन, ये अगर आप हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू भी निगेटिव में आएगी, log Ksp आप 10⁻³ से कम ही है। तो ओवरऑल जो वैल्यू है अगर आप इसको बढ़ा रहे हो, है ना, तो ओवरऑल जब आप इसको बढ़ाओगे ये वैल्यू और निगेटिव होती जाएगी और निगेटिव होती चली जाएगी। तो जब ये वैल्यू निगेटिव और ये वाला निगेटिव ही है तो ओवरऑल वैल्यू अगर आप देखो तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ेगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि ई सेल जो है वो बढ़ेगा अगर हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, है ना। ये इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कि अगर आप हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहाँ पे EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। इसका मतलब है कि इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा, है ना। मतलब Ksp के टर्म्स को बहुत अच्छे से यूज किया गया। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है एंड थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। और ये था क्वेश्चन नंबर 7 जहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, EMF ऑफ सेल, इन सब के टर्म्स को यूज किया गया। फिर मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, काफी बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा होगा नहीं, है ना। एडवांस का सवाल देखने में बड़ा लगता है, कुछ लेंथी होता है बट कुछ कॉमन होता है। जैसे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, इसमें बोल रहा है कि इस तरफ सोडियम, पोटेशियम और ऑक्सिलेट आयन है और इस तरफ उसका मोलर कंडक्टिविटी दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये दिया है लैम्डा m नॉट ऑफ सोडियम, ये दिया है लैम्डा m नॉट ऑफ पोटेशियम और ये दिया है लैम्डा m नॉट ऑफ किसका, ऑक्सिलेट आयन यानी कि C2O4-2 का। ये मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन चेक करो, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्ट, इस सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो बोल रहा है 271.8 है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इस सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। आपके पास ये वाला सॉल्ट है COOK एंड COONA। ये सॉल्ट जब सोल्यूशन में टूटेगा तो टूटेगा किस में, C2O4-2 में, प्लस Na प्लस में, और प्लस किस में, ये टूटेगा आपका K प्लस में, है ना। ये हो गया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका लैम्डा m नॉट क्या होगा तो दिस इज व्हाट, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस
प्लस व्हाट लेमडा नॉट ऑफ K प्लस व्हाट लेमडा नॉट ऑफ C2O4 -2, तीनों को ऐड करके चेक करते हैं। तो चलो वैल्यू देखते हैं। Na का कितना है 148.2, तो ये है 148.2 है ना। K का कितना है 50.1, तो ये है 50.1, और ऑक्सिलेट का कितना है 73.5, तो ये है 73.5। तो हम इसको ऐड करते हैं और इसको हम ऐड करते हैं, चलो देखते हैं। तो 5 1 6 and 2 8 हो जाएगा, ये 3 0 and 8 11 हो जाएगा है ना, 7 1 8 5 13 4 17 हो जाएगा, एंड ये 271.8, यानी कि इस सॉल्ट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस 271.8 आएगा। अब चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है क्या। The molar conductivity of this salt is at infinite dilution is stays 71.8, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज 197.7, तो ये गलत हो गया है ना। फिर अगला क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस, मतलब तीसरे और चौथे ऑप्शन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो अगर आप देखें तो आपने ये रिलेशन भी पढ़ा है कि जैसे ये है, अब अगर आपको इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो इसका जो भी मोलर कंडक्टेंस होगा उसको n फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये रिलेशन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस अगर सेम सॉल्ट का है तो यहां से आप देखिए तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना आ जाएगा, इसका मोलर कंडक्टेंस आपने निकाल लिया है 271 पॉइंट कितना आ रहा है 8, और इसका n फैक्टर कितना है, ये सॉल्ट है, यहाँ पे टोटल कैटायन है ना, सॉल्ट का जो n फैक्टर है वो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन होता है, दैट इज 2, यानी कि इसको 2 से आपको डिवाइड करना है बस। तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2, ये आ जाएगा 2 3 6 है ना, फिर ये आ जाएगा 2 5 10 है ना, यहाँ पे बनेगा 135.9, यानी कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी वो 135.9 होगी। तो इसमें आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और ये वाला गलत है, यानी कि इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, कौन सा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये सिंपली कोलराज लॉ पर बेस्ड सवाल है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है इसको ऐड कर दिया, बहुत सिंपल सा सवाल है जो यहाँ पे जनरेट हुआ। अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड सिल्वर। एक सेल है जो जिंक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना, तो डेफिनेटली जिंक एनोड और सिल्वर कैथोड होगा। फॉर दिस सेल, इसके लिए डेल्टा एच दिया है, इस सवाल के लिए डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, बोला डेल्टा एच है माइनस ऑफ NF ई सेल, ये हो गया, इसका डेल्टा एच दे दिया है ना, जहां पे डेल्टा एच इज एंथैल्पी, ई सेल इज EMF, और बात कर रहा है कि ई सेल इज द EMF ऑफ द सेल दैट इज 1.1 वोल्ट, यानी कि इसमें आपको ई सेल की वैल्यू भी दिया है, और ई सेल की वैल्यू दिया है कितना 1.1 वोल्ट, ये दे दिया है। सवाल क्या रहा है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन इज 0, ओके। तो सेल की थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ सेल है ये, जिसमें एंट्रोपी ऑफ सेल की बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ सेल में हम पढ़ते हैं कि सेल की जो एंट्रोपी में चेंज होता है उसका फार्मूला होता है NF डी सेल बाई dt, ये होता है डी सेल बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है सेल के एंट्रोपी में चेंज, ये फार्मूला होता है, जहां पे डी सेल बाई dt को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल कहा जाता है ना, आपने पढ़ा है, ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ सेल है, इसको ध्यान से पढ़ना, इस टॉपिक से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। आप इस बार इसका डेरिवेशन देखना, वहां पे एंट्रोपी निकलवाई जाती है कि एंट्रोपी में चेंज NF डी सेल बाई dt के बराबर होता है, राइट। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है, अब आपको ऑप्शन चेक, पहला ऑप्शन चेक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन इज 0, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बोला एंट्रोपी चेंज 0 होगा, क्या ये ऑप्शन सही है, तो आपको यहाँ पे गिब्स एनर्जी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपको पता है डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, एंड यू नो कि डेल्टा G, मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, डेल्टा H जो डेल्टा G जो है वो माइनस NF ई सेल होता है, और सवाल में डेल्टा H की वैल्यू भी दे दिया है, बोला है वो भी NF ई सेल है, तो माइनस ये T डेल्टा S, तो बेटा ये टर्म तो कैंसिल हो गया ना, सीधा सीधा डेल्टा S 0 आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एंट्रोपी में चेंज 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एंट्रोपी में चेंज 0 होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल इज 0, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ये है, बोला ये 0 होगा। चलो देखते हैं, तो अभी आपने देखा कि एंट्रोपी में चेंज 0 है बेटा, अब अगर एंट्रोपी में चेंज 0 है, NF तो 0 हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये 0 होगा, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल 0 है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। डेल्टा G इज नेगेटिव फॉर द सेल रिएक्शन, क्या डेल्टा G नेगेटिव होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा G का फार्मूला क्या है, माइनस NF ई सेल, और इसमें ई सेल आपका पॉजिटिव, N तो नेगेटिव होता नहीं, F नेगेटिव होता नहीं, और ई सेल आपका 1.1 दिया है, तो ये टोटल वैल्यू तो नेगेटिव ही आ रही है ना, इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है।
चौथे ऑप्शन में बोला है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन इज नॉन जीरो, गलत। अभी आपने निकाला कि एंट्रोपी चेंज क्या है, जीरो होती है। तो देखिए ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ सेल है जिसको यूज करके सवाल बनाया गया। और देखिए बहुत अच्छे से ये ज्यादा बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। और अब चलते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कॉलम फर्स्ट कंटेन डिफरेंट क्वांटिटीज व्हाइल कॉलम सेकंड कंटेन फैक्टर ऑन विच डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, रिडक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ, इधर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयनिक मोबिलिटी। मिलाना है कौन कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब सोल्यूशन में डालते हो तो उसके आयनों की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, क्या मोलर कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन को मिलाता हूं, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो क्या मोलर कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब पहले वाले का पी सही है। दूसरा, क्या इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि आप फार्मूला पढ़ते हैं कि मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला होता है K × 1000 अपॉन मोलर टी। तो मोलर कंडक्टिविटी मोलर टी यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब इसका Q ऑप्शन भी सही है, तो Q भी सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व, बिल्कुल डिपेंड करेगा भाई इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग का मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होता है, वीक का कम होता है, तो इसका मतलब इसका R भी सही होगा, है ना। इसका मतलब है कि इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है। चौथा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन द रिएक्शन, नो। मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, उस पे ईएमएफ डिपेंड करता है। क्योंकि नर्स इक्वेशन में आप फार्मूला पढ़ते हैं ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग Q। तो जो ई सेल है वो डिपेंड करता है N पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती, मतलब ये ऑप्शन नहीं जाएगा। फिर है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब कि आयन मूव करने के लिए कितना फ्री है। डेफिनेटली आयन जितना फ्री होगा उतनी जल्दी वो कैथोड और एनोड तक पहुंचेगा और कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि इसका ये वाला ऑप्शन भी बेटा करेक्ट होगा। यानी कि जो पहला है उसके कौन कौन से ऑप्शन होंगे, पहले वाले का P होगा, Q होगा, R होगा एंड T होगा। P होगा, Q होगा, R होगा एंड T होगा, S नहीं होगा। सिमिलरली कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल, यानी कि P सही होगा। क्या कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सही है। जब हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयनों का नंबर कम हो जाता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे डिपेंड करती है। डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, इसका मतलब Q सही है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वीक की कम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती। और आयनिक मोबिलिटी इस पे भी डिपेंड करेगी, यानी कि इसका भी PQRT सेम होगा। तीसरा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या रिडक्शन पोटेंशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यहां से देखो, बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब इसका P सही होगा। क्या रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, Q में आता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इसका Q भी सही होगा। ठीक है, अगला फिर किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व। नेचर ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व डेफिनेटली डिपेंड करेगा, सब्सटेंस का नेचर स्ट्रांग है या वीक है। भाई सिल्वर का अलग होगा रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अलग होगा, तो डेफिनेटली सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। R, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, N पे, ये इसका मतलब IS भी सही होगा। आयनिक मोबिलिटी नहीं, ये मोबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें कहीं वेलोसिटी या स्पीड की बात नहीं आती, इसका मतलब इसका T सही नहीं होगा। सिमिलरली EMF ऑफ सेल, ये बात वही तो हो रही है, जो रिडक्शन पोटेंशियल जिस पे डिपेंड करेगा, EMF भी उसी पे डिपेंड करेगा। EMF का फार्मूला ही है, तो इसका भी कौन सा ऑप्शन होगा, PQR एंड S, यानी कि पहले दो के होंगे PQR2 और लास्ट के दो के होंगे PQRS। यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर ये सवाल बनाया गया बेटा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये सारे सवाल हमने सॉल्व किए और मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उन 10 चुनिंदा सवालों में बेटा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से बेटा करना है, और इस तरह से ये आज का जो जे एडवांस का सीरीज था जहां पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की है, बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, रेडॉक्स भी आता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल तो आता ही है।
तो इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए बेटा। आज के जे एडवांस के पैटर्न में, इस सीरीज में, इस लाइव सीरीज में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लिया है। अगली बार हम एडवांस के कुछ और नए चैप्टर्स के बहुत अच्छे सवाल लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है हर हफ्ते जेईई मेंस और जे एडवांस के लिए आपको ये लाइव सीरीज चलाई जा रही है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सके, बहुत ही अच्छे से हो सके, और आप बहुत अच्छे से, चाहे मेंस की प्रिपरेशन हो या एडवांस की प्रिपरेशन हो, आप उसका क्विक रिवीजन कर पाए बेटा। तो आज की सीरीज को हम यही खत्म करेंगे और अगले हफ्ते मिलेंगे नए एपिसोड के लिए। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, नमस्कार बच्चों।